हाँ तो जी, कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो आज टोटल कितने लेक्चर हो गए? देखो हमारी वो कोर्स का जो अपना स्ट्रक्चर है पहले उसको देखते हैं, है ना। देखो टेंसेस कंप्लीट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गई, नरेशन हो गई, और देखो आर्टिकल्स हो गए, डिटरमिनर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, है ना। इतने सारे टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। अब लास्ट ग्रामर का एक टॉपिक बचा है, जो हमारे ग्रामर पोर्शन का है ना, वो सिर्फ एक टॉपिक बचा है। कौन सा? वो है प्रीपोजिशन, है ना। इसके दो लेक्चर होंगे, एक आज हो जाएगा, एक कल हो जाएगा। उसके बाद अपनी ग्रामर हो जाएगी पूरी कंप्लीट। फिर भी मैं आपको एक बात कहता हूं, देखो हमने जितने भी ग्रामर के टॉपिक पढ़े हैं ना, उसमें जो जो शुरुआत में जो पहले तीन टॉपिक पढ़े थे, टेंस, पैसिव और नरेशन, आप उनको बहुत अच्छे से तैयार करना। ज्यादा वेटेज एग्जाम के अंदर उन्हीं तीन टॉपिक का है। बाकी टॉपिक है उनको भी पढ़ना है, उनके क्वेश्चन भी हमें नहीं छोड़ने हैं, बट उनका जितना वेटेज है उतना किसी दूसरे टॉपिक का वेटेज नहीं है। दूसरे टॉपिक का छोड़ो कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट है ना आरएस के अंदर, उनसे भी ज्यादा वेटेज है इन तीन टॉपिक का। अकेला टेंस आप देखना 40 से 50 नंबर कवर करेगा आपका, है ना। तो बहुत ज्यादा वेटेज है। उन वीडियोस को, शुरू वाली वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना आप लोग, है ना। चलो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर हमारा 13 है ना। टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। अब देखो, जैसा कि हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं? उसका एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, जो कि हमारे इंडेक्स है ना। हम क्या देखते हैं? एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्यों देखते हैं? देखो, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें इस टॉपिक को कितना पढ़ना है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, आरपीसी कैसी पूछती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है इस टॉपिक को लेकर ना, वो सभी हमें कैसे पता चलेगा? जो आरपीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में, उन्हीं से पता चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? एग्जाम का पैटर्न देखते हैं ना, कि हमें किस टाइप से इस टॉपिक को तैयार करना है, कितना डेप्थ तक इसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, और क्या क्या चीजें हमें इसमें जरूर पढ़ के जानी है ना। बाकी देखो, ये अपना चैनल है कनेक्ट सिविल्स आरएस। जितनी भी जो भी कोई इंफॉर्मेशन होगी, जो भी कोई पीडीएफ होगी, सब आपको कहाँ मिलती रहेगी? इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी ना। इसलिए आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। चलो आगे चलते हैं। देखो, और ये क्या है? ए फ्यू रिक्वेस्ट। ये क्यों लिखा है? देखो ए फ्यू, अब आप लोगों को पता चल गया होगा ना, ए फ्यू का मतलब क्या होता है? ए लगाते ही मतलब थोड़ी सी, थोड़ी बहुत आप लोगों से क्या है? रिक्वेस्ट है। क्या क्या रिक्वेस्ट है? देखो, वो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है। एक तो आप देखो, एक नोटबुक लेके बैठनी है, एक पेन लेके बैठना है। क्योंकि देखो पीडीएफ के अंदर सब चीजें कवर नहीं की जा सकती है ना। आप ऐसा नहीं है कि पीडीएफ के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लिखनी होती है। आप वीडियो देखते टाइम उनको और कहीं तो लिख नहीं पाओगे, इसलिए क्या करो? एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो। जो कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जाए, जो या जो कुछ आपको अलग से और समझ में आए, उसको क्या करो? नोट डाउन कर लिया करो। दूसरी चीजें देखो, अपने आप लोग वीडियो देखने के बाद उस पर कमेंट जरूर किया करो। क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या टफ था, क्या डिफिकल्ट था, क्या इजी था, है ना। आप वो सभी चीजें कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट से ही हमें आपके फीडबैक का पता चलेगा। और देखो टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लो। और ये देखो, ये जो फोटो है प्रैक्टिस करने के, प्रैक्टिस आप खूब सारी प्रैक्टिस क्या करो। सारा खेल प्रैक्टिस का है। पढ़ने का, जो थ्योरी जो पढ़ाई जाती है किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो थ्योरी, उसका रोल तो 20-30% होगा मुश्किल से। बाकी 70-80% तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है ना। चीजों को बस ऐसे एकदम सेव कर लो अपने दिमाग में, रट रट के खूब सारी। और देखो क्या लिखा है? टू गेट पीडीएफ। टू गेट पीडीएफ का मतलब पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ कैसे मिलेगी? देखो, पीडीएफ लेने के लिए आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट या वीडियो को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना होगा, और उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको कहाँ भेजना होगा? कनेक्ट सिविल के चैनल पे जब आप जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां लिखा होगा लेट्स कनेक्ट इट। वहां आप उस स्क्रीन, जो भी आप स्क्रीनशॉट होगा उसको वहां शेयर कर देना, और आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशंस टॉपिक का नाम है ना। आगे चलते हैं। देखो, अब ये देखो, ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न मतलब पिछले सालों में आरपीसी ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। देखो 2021 में क्या पूछा था? डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल, है ना। क्या लिखा है? देखो, डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल। अब देखो इसमें क्या एरर है? सेंटेंस में बहुत छोटी सी एरर है। क्या एरर है? कि बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन की जगह क्या आएगा? अमंग आएगा, है ना। ये हम ऐसा सीखेंगे आगे हमारे टॉपिक में, कि बिटवीन की जगह हमने अमंग क्यों लिखा। बट देखो इतनी छोटी सी एरर पूछी, कितना सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या, कि बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन की जगह क्या आएगा? अमंग आएगा। दूसरा देखो, द आइसलैंड वॉज इन अनइनहेबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शिप ना। अब देखो एक्सेप्ट एक आपने लिख दिया, तो उसके साथ आपको ऑफ दूसरी प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, को हटा देंगे। तीसरा देखो, दे सक्सीडेड, है ना। अब देखो सक्सीड एक वर्ब होती है। सक्सीड वर्ब के साथ उसकी फिक्स प्रीपोजिशन होती है। कौन सी होती है? इन होती है। कौन सी होती है? इन। यानी कि सक्सीड के साथ क्या आता है?
इन, किसी काम में सफलता मिलती है ना, किसी काम में सफल होना, हिंदी में भी तो ऐसे बोलते हैं काम में सफल होना। तो देखो सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी, इन। दे सक्सीडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम दी प्रिजन, जेल से भागने में वो क्या हुए, सफल हुए, है ना। आगे देखो, वी आर नॉट इनवाइटेड फॉर लंच, इसमें क्या होगा बताओ। देखो हम हिंदी में तो ऐसा बोल देते हैं ना क्या, कि खाने पर बुलाया, चाय पर बुलाया, लंच पर बुलाया, है ना। लेकिन देखो इसलिए आप कभी ऐसा मत लिख देना, दे इनवाइटेड अस ऑन टी, है ना, चाय पर बुलाया या ऑन कॉफी, ऐसा नहीं होता है। देखो इंग्लिश में जो इनवाइट जो वर्ब होती है उसके साथ उसकी प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होती है, कौन सी, टू। आप क्या लिखोगे यहाँ, टू। दे वी वर नॉट इनवाइटेड टू लंच, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वी वर नॉट इनवाइटेड टू लंच। आगे देखो, राइट योर नेम इन द टॉप होता है कि कभी बताओ, क्या होता है हमेशा, ऑन द टॉप होता है, क्या होता है, ऑन द टॉप। तो यहाँ पे इन ना आके क्या आएगा, यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ द पेज। अब देखो इन 5 क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, कि हमें किस टाइप से इस टॉपिक को पढ़ना है, हमें कितनी कहां तक की प्रिपरेशन सीखनी है। यानी कि देखो जो जनरल प्रिपरेशन होती है वो तो हमें क्या सीखनी है, बहुत सिंपल सिंपल सीखनी है। बाकी हमें क्या करना है, हमें किस वर्ब के साथ कौन सी प्रिपरेशन आएगी, वो कुछ वर्ब हमें क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बस, है ना। तीसरे टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब देखो कि प्रीपोजिशन होता क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, देखो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। इट इज ए वर्ड, ये एक शब्द होता है, विच रिलेट्स द पोजिशन ऑफ ए वर्ड विद अनदर वर्ड, जो किसी एक शब्द की पोजीशन को किसी दूसरे शब्द से रिलेट करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो आप इस इतनी बड़ी डेफिनेशन को मत याद रखना, ये डेफिनेशन आप मत याद रखना। आप सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखो कि प्रीपोजिशन क्या होता है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड, बस इतना सा याद रखो। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिंग वर्ड, है ना। जो क्या करता है, दूसरे शब्दों के बीच रिलेशन बनाता है ना। यहाँ पे लिखा भी है देखो, प्रीपोजिशन क्या होता है, सिर्फ एक रिलेटिंग वर्ड, है ना। इतनी सी ही डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और देखो फिर किन दो शब्दों को जोड़ते हैं प्रीपोजिशन, देखो बीच में लिखा होगा प्रीपोजिशन, अब देखो इसके बाद लिखे होंगे वो क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन। जो बाद में लिखे होंगे वो क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन। ये देखो बाद में लिखे नाउन और प्रोनाउन को किससे जोड़ेगा, खुद से लिखे पहले एडजेक्टिव से भी जोड़ सकता है, वर्ब से भी जोड़ सकता है, नाउन से भी जोड़ सकता है, प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है। यानी कि खुद से पहले जो कुछ लिखा होगा उस किसी भी शब्द से उसको क्या कर सकता है, ये जोड़ सकता है। लेकिन आप एक बात बस जरूर याद रखना, कि इसके बाद हमेशा क्या लिखा जाएगा, इसके बाद हमेशा या तो नाउन लिखा जाएगा या प्रोनाउन लिखा जाएगा। यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन लिखा जाएगा या फिर प्रोनाउन लिखा जाएगा, उसके आगे कुछ भी लिखा जा सकता है, उसको भूल जाओ आप। बाद में हमेशा आपको क्या लिखना है, या तो नाउन लिखना है या फिर प्रोनाउन लिखना है। इस बात को आप जरूर जरूर याद रखना, बाद वाले को ना, पहले वाला याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं, बट बाद में क्या लिखा जाएगा इस बात को जरूर याद रखना, बाद में क्या लिखा जाएगा, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन, है ना। देखो प्रीपोजिशन क्या होती है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है, बस छोटी सी डेफिनेशन क्या होता है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है बस। अब देखो अपने एग्जाम में ना, मैं आपको बताऊं 1 से 20 जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उनके अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें देखो आपको एक बात, एक फ्रेजल वर्ब के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। वो फ्रेजल वर्ब होती है ना, एक्चुअली में वो प्रीपोजिशन ही होती है, वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन को लिख के उसको क्या बना दिया जाता है, फ्रेजल वर्ब बना दिया जाता है। और उसका मीनिंग क्या निकलता है, कुछ और निकलता है। देखो लिखा कुछ और होता है, मीनिंग क्या निकलेगा, कुछ और। जैसे देखो हिंदी में भी होता है अपने ना, ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। देखो हिंदी में क्या मीनिंग होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे होता है, देखो 9 2 11 होना, क्या होता है, 9 2 11 होना। लेकिन 9 2 11 होने का मीनिंग क्या होता है, सोचो आप। 9 2 11 का मीनिंग ये होता है कि भाग जाना कहीं से। बट ये लिखा हुआ है क्या, इसका मतलब ऐसा है क्या कि भाग जाना। देखो इसमें लिखा तो आपने क्या है, 9 2 11, है ना, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि भाग जाना। यानी कि लिखा कुछ और है और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कुछ और निकल रहा है। बस ऐसा ही इंग्लिश में क्या होता है, फ्रेजल वर्ब के अंदर होता है, उनमें लिखा कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। अब देखो जो फ्रेजल वर्ब होती है ये भी प्रीपोजिशन का ही पार्ट होती है एक्चुअली में, इसका पार्ट होती है, प्रीपोजिशन का ही पार्ट होती है। किसी वर्ब के साथ अगर आप कोई प्रीपोजिशन लिख दोगे तो वो दोनों मिला के क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। लिखा कुछ और होगा, मीनिंग कुछ और निकलेगा। इसलिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको 200 से 250 फ्रेजल वर्ब रटनी पड़ेगी, जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है ना। और देखो एक तो क्वेश्चन ये आएंगे दो आपके फ्रेजल वर्ब के, और उसके बाद देखो क्या आएगा, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, किसका, फिक्स प्रीपोजिशन का। इसका मतलब किस वर्ब किस नाउन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ये क्वेश्चन का होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे देखो एक वर्ब होती है एब्सटेन, है ना, एब्सटेन रिफ्रेन कुछ भी आप ना, इसके साथ हमेशा ही क्या आता है, फ्रोम आता है। इसके साथ हमेशा क्या आता है, फ्रोम आता है। और देखो जब मैंने आपको एक टिप ऐसी पढ़ाई तो एक वर्ब पढ़ाई थी, के एन ओ डब्ल्यू, नो।
नो के बाद मैंने आपको हमेशा बताया था कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू, है ना, ऐसे। देखो ये क्या होती है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है, हमें वो सीखनी पड़ेगी। और तीसरे टाइप का क्या होता है, देखो जनरल प्रीपोजिशन। जनरल मतलब सामान्य, कौन सी, ऑन, अबव, अवर, अंडर, ये बहुत सारी होती है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, है ना, अपॉन, ऐसी जो जनरल जनरल है ना, अक्रॉस, अलोंग, अलोंग विद, ऐसी जो बहुत ही जनरल है ना, जिनके मीनिंग भी कैसे हैं, बहुत जनरल है, वो भी हमें सीखनी पड़ेगी। यानी कि बस तीन टाइप की प्रीपोजिशन हमें सीखनी पड़ेगी, एक तो जनरल, एक फिक्स प्रीपोजिशन, और तीसरी फ्रेजल वर्ब, है ना। फ्रेजल वर्ब की अपने लिस्ट दे देंगे आपको, वो आपको याद करनी है 200 250। फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको याद करनी है, कुछ एक मैं आपको करवा दूंगा क्लास में, बट जितनी हो सके उतनी आपको याद करनी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी वो आपको क्लास में करवा देंगे, बाकी आपको क्या करनी है, याद करनी है। और उसके बाद तीसरी क्या बच गई, जनरल प्रीपोजिशन। जनरल प्रीपोजिशन हम आज के लेक्चर में खत्म कर देंगे अपनी सीख के। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रीपोजिशन से पहले कुछ भी लिखा हो, कोई सा भी वर्ड लिखा हो सकता है, बट बाद में हमेशा क्या लिखा जाएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। देखो ये लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखा जाएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। यानी कि देखो प्रीपोजिशन के बाद आपने क्या लिखा, नाउन या फिर प्रोनाउन। और देखो ये जो अब आपने बनाया है ना, जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ये किसका काम करेगा, ये फ्रेज काम करेगी एक एडवर्ब का या फिर एक एडजेक्टिव का। ये जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन आपने लिखा और ये जो फ्रेज बनी है, किसका काम करेगी, या तो एडवर्ब का या फिर एडजेक्टिव का। देखो लेजिस लिखा है एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। अब आप बोलोगे कि सर हमें क्यों बता रहे हो आप, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल किसका बनता है, या तो नाउन का या फिर प्रोनाउन का। एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का प्लूरल नहीं बनाना होता है। जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप फील करके देखो, एक एडजेक्टिव आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल पढ़ा आप लोगों ने। लेकिन देखो आपने कभी ब्यूटीफुल्स पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना कभी भी। क्योंकि देखो ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये क्या किसी की विशेषता है क्या कि वो बहुत सुंदर है ना। और आप लोग फील करना, आपने कभी भी ब्यूटीफुल्स नहीं पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल सिर्फ किसका बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन का। तो देखो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ये जो आपने लिखा है, ये फ्रेज क्या बन जाती है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। यानी कि इस फ्रेज का कभी भी प्लूरल नहीं बनाना होता है अपने को। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कितना बड़ा है इस बात का। जैसे देखो आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासों से ऐसा सीखा होगा क्या, जैसे मान लो सिस्टर इन लॉ लिखा है, क्या लिखा है, सिस्टर इन लॉ, ये लिखा है ना, देखो सिस्टर इन लॉ। जब देखो टीचर हमें पढ़ाता था तो क्या बताता था, इसका प्लूरल कैसे बनाना है, इसका बनाना है सिस्टर्स इन लॉ। क्या बताते थे, क्या बनाना है, सिस्टर्स इन लॉ। कभी भी ऐसा नहीं बताते थे कि आप ऐसा लिख दो इसको, सिस्टर इन लॉज, है ना, ये गलत होता था, सिस्टर इन लॉज लिखना गलत होता था। सही क्या होता है, सिस्टर्स इन लॉ। अब देखो मैं उसका कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, देखो ऐसा बताऊं। इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और लॉ क्या है, एक नाउन प्रोनाउन, मान लो नाउन है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये मिलके क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज। ये एक्चुअली में क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो फिर इसीलिए ही तो हम सिस्टर इन लॉज नहीं लिखते हैं कभी, क्या लिखते हैं, इसका प्लूरल बनाते हैं, सिस्टर्स इन लॉ। कभी भी किसका नहीं बनाते हैं, सिस्टर इन लॉस नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो पीछे इन लॉ लिखा है ना, ये एक्चुअली में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका एडजेक्टिव है सिस्टर का। सिस्टर की क्या विशेषता है कि वो कैसी बहन है, वो इन लॉस के, इन लॉज वाली बहन है ना। तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये क्या है, सिस्टर, है ना। तो प्लूरल किसका बनाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ का। ऐसे ही देखो दूसरा, ये क्या लिखा है, देखो फादर इन लॉ। अब सोचो इसका प्लूरल किसका बनाते हैं, फादर का बनाते हैं, फादर्स इन लॉ, है ना। क्या बना देते हैं इसका, फादर्स इन लॉ, है ना। और देखो इन लॉ का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो इन प्लस लॉ जो लिखा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम करता है, और उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। और देखो ये जिसके साथ लिखा होगा ना, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ये उसी की विशेषता बताएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल लिखा है, ए किंग इन दी पैलेस, ए किंग इन दी पैलेस सॉ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, किंग इन दी पैलेस, यानी कि पैलेस का मतलब होता है महल, यानी कि एक राजा, और वो कहाँ है, महल में। एक राजा है वो महल में है, और उसने किसको देखा, एक सुंदर राजकुमारी को देखा।
ए किंग इन द पैलेस सॉ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, है ना। अब देखो इसके नीचे जो सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग देखो क्या है। ए किंग सॉ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन द पैलेस। अब देखो पिछले वाले सेंटेंस में क्या था, ये जो इन दी पैलेस था ना, ये किसकी विशेषता बता रहा था, राजा की। यानी कि राजा कहाँ है, इन दी पैलेस, पैलेस के अंदर है ना। दूसरा देखो, अब ये इन दी पैलेस किसके साथ लिख दिया आपने, प्रिंसेस के साथ। अब तो किसकी विशेषता बताएगा, प्रिंसेस की। अब इसका मीनिंग देखो चेंज हो जाएगा। पहले वाले में राजा महल के अंदर है और राजकुमारी बाहर है ना। दूसरे वाले में देखो क्या लिखा है, ए किंग सॉ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन दी पैलेस, है ना। अब देखो राजकुमारी महल के अंदर है और राजा महल से बाहर है। हो सकता है राजकुमारी महल महल के अंदर खड़ी है, किसी झरोखे के अंदर खड़ी, और राजा सड़क से गुजर रहा है तो उसने क्या देखा, राजकुमारी को देखा। और ये जो पहले वाला सेंटेंस था इसमें क्या था, हो सकता है राजा अपने महल के बाहर, महल के ऊपर कहीं बालकनी में खड़ा हो और सामने से कौन जा रही हो, राजकुमारी की सवारी जा रही है, तो उसने राजकुमारी को देखा हो। देखो दोनों सिचुएशन कितनी अलग अलग होगी। सेम सेंटेंस है, सेम वर्ड्स लिखे हैं सेंटेंस के अंदर बिल्कुल, बट देखो उन वर्ड्स की पोजीशन चेंज करते ही एक जगह तो राजा महल के अंदर है, दूसरी जगह राजा महल से बाहर है ना। तो देखो ये जो लिखे हैं इन दी पैलेस, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन है ना। और ये क्या बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज बनती है, जो किसकी विशेषता बताती है, जो उसके पास लिखा होता है उसकी, है ना। ए किंग सॉ ए प्रिंसेस इन दी पैलेस। समझ गए आप दोनों का मीनिंग। दूसरा देखो, विराट कोल्ड दी अनुष्का इन द स्टेडियम। अब इन द स्टेडियम किसके साथ लिखा है, अनुष्का के साथ, है ना। तो देखो विराट कोल्ड दी अनुष्का इन द स्टेडियम, विराट ने अनुष्का को कहां बुलाया, इन द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर बुलाया। दूसरा मीनिंग देखो, दूसरा सेंटेंस, विराट इन द स्टेडियम, विराट स्टेडियम में है खुद। देखो विराट इन द स्टेडियम, विराट स्टेडियम में था मान लो, और उसने क्या किया, कोल्ड दी अनुष्का, और उसने अनुष्का को बुलाया या अनुष्का को आवाज लगाई, कुछ भी किया ना। और विराट कहाँ था, स्टेडियम के अंदर था। तो देखो थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते ही सेंटेंस का मीनिंग काफी बदल जाता है। हम्म आगे चलते हैं। देखो अब देखो एक इसमें एक छोटा सा बहुत काम का कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो देखो मैंने आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, वर्ब दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में भी होता है ऐसा ही। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब जिसका कर्म ना हो, और सकर्मक क्रिया मतलब जिसके कर्म हो। मतलब इंग्लिश में क्या होता है, देखो जैसे ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनका खुद का ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब का तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये बात मैंने आपको पेशी में भी सिखाई थी, कैसे पता चलेगा। जो व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा ना, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या और किसको, देखो जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसको। और देखो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। उनका क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब के पास खुद का ऑब्जेक्ट है, उसको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। प्रीपोजिशन को कहती है तू जा यहां से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो मेरा खुद का ऑब्जेक्ट है, मेरे पास मेरा साथी है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है, बेचारे के साथ इसके पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसको किसकी जरूरत पड़ती है, इसको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। देखो इस बात से आप इतना समझो, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो उसके बीच आपको कोई भी प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो अगर वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन लिखनी ही पड़ेगी, वरना आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लिख पाओगे। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि सर अब ये वर्ब इंट्रांजिटिव है नहीं है। देखो ट्रांजिटिव होगी तो व्हाट हुम का रिप्लाई मिलेगा। अगर देखो उसके अलावा आपको किसका रिप्लाई मिल रहा है, व्हेन का, हाउ का, वेयर का, ये सभी जो रिप्लाई मिलते हैं ना, ये सभी क्या होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। सभी ये सभी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। आप इसी से पहचान जाओगे। अब देखो शी गेव टू ए गिफ्ट। अब इस गेव से पूछो ना, गेव कैसी वर्ब है, पता लगाओ। गेव मतलब देना, क्या दिया, किसको दिया। यानी कि दोनों के आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। टीवी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका आंसर भी मिल रहा है कि उसने एक गिफ्ट दिया। उसने क्या दिया, गिफ्ट दिया। यानी कि वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। वर्ब के पास खुद का ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया था जिस वर्ब के पास पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है उसे प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है ना। वो कहता है प्रीपोजिशन तू जा यहां से, तू अपना काम कर, मुझे तेरी जरूरत नहीं है ना।
देखो, और जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का ऑब्जेक्ट है। तो खुद का ऑब्जेक्ट है ना एक गिफ्ट, तो क्या करो, इस प्रीपोजिशन को यहां से हटाओ। शी गेव ए गिफ्ट, उसने क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। आगे देखो, दे वेंट हॉस्पिटल। अच्छा, दे वेंट, वे गए कहाँ, हॉस्पिटल। कहाँ किसका रिप्लाई होता है, देखो WHERE, वेयर किसका रिप्लाई होता है, एडवर्ब का रिप्लाई होता है। ये व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं होता है, यानी कि हॉस्पिटल यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हॉस्पिटल यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये वेंट कैसी वर्ब है, ये वेंट इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। और मैंने आपको बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब को प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टू, दे वेंट टू हॉस्पिटल। देखा आपने, बहुत बड़ा खेल है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का। आपने जैसे ही वॉट और हुम का रिप्लाई मिल गया, अब आपको प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, आपको व्हेन का, हाउ का, वेयर का रिप्लाई मिला है, तो आपको प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी, है ना। आगे देखो, दे रोट टू ए लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक पत्र लिखा। यानी कि रोट कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के पास तो खुद का ऑब्जेक्ट होता है, उसका नाम ही ट्रांजिटिव वर्ब होता है, हिंदी में उसका नाम ही सकर्मक क्रिया होता है। यानी कि वो तो कर्म के साथ है, उसके साथ तो ऑब्जेक्ट है उसका। और जब उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसे प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रीपोजिशन को यहां से हटाओ। ही रोट ए लेटर, उसने क्या लिखा, उसने एक लेटर लिखा, बस खत्म। आगे चलो, दे लाफ्ड हर, दे लाफ्ड हर, वे हंसे, क्या हंसे नहीं पता, किसको हंसे नहीं पता, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। इसका मतलब लाफ कैसी वर्ब है, लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। और लाफ के साथ हमेशा कैसी प्रीपोजिशन आती है, एट आती है बेटा, क्या आती है, एट। दे लाफ्ड एट हर, वे उस पर हंसे, है ना। आगे चलो, निधि केम दीप्ति, निधि केम दीप्ति, क्या आई, किसको आई नहीं पता, नहीं पता चल रहा ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक लिखनी पड़ेगी प्रीपोजिशन, क्योंकि केम कैसी वर्ब है, केम इंट्रांजिटिव वर्ब है। निधि केम टू दीप्ति। अगला देखो, निधि कॉल्ड दीप्ति, किसको, निधि ने किसको, किसको बुलाया, दीप्ति को। किसको का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट है दीप्ति हमारे पास, तो हमें किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। निधि कॉल्ड दीप्ति, बस बिल्कुल सिंपल है। पता चलिए आपको दो छोटी छोटी बातें, क्या बातें। एक तो देखो, कभी भी प्रीपोजिशन लिखेंगे उसके बाद हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन मिल के जो फ्रेज बनती है, वो हमेशा कैसी होती है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। एक बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी, कि वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के पास तो खुद का ऑब्जेक्ट है, खुद का ऑब्जेक्ट है मतलब उसे किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के पास खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसे किसकी जरूरत पड़ती है, उसे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, बस इतनी। इसीलिए देखो, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, ऐसा लिखा होता है, ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, ऐसे लिखा होता है ना। अब देखो, आपको पता नहीं चलता कि इसमें क्या एरर है। बाकी देखो, इसमें एरर निकालना बहुत आसान है। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, ए कप ऑफ टी ऑर्डर की, है ना। क्या का जवाब अगर अपने को मिल गया, इसका मतलब ये ऑर्डर कैसी वर्ब है, ये ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है। और मैंने आपको बताया, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होती है, उसके पास उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस फोर को हटा दो यहां से, हमें जरूरत नहीं पड़ती, है ही नहीं। ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, बस। और लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर में तो हमें जवाब मिल रहा है ना, उसने उसने क्या ऑर्डर किया, उसने साहब एक कप ऑफ टी ऑर्डर किया। तो फिर हमें इस फोर की कोई जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको, ये तो वर्ब कैसी है, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, फोर नहीं लिखते हैं कभी भी, हाँ। बस आगे चलते हैं। देखो, ये दो छोटी छोटी चीजें पढ़ाई मैंने, थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ा है प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन होती क्या है, थोड़ा सा आप जानो ना। अब देखो, आगे चलते हैं। अब बहुत सिंपल सिंपल चीजें बची है आपकी, क्या क्या बची है, देखो। सबसे पहले तो क्या है, कि जनरल प्रीपोजिशन, है ना। मैंने आपको बताया था, मैं आपको तीन टाइप की चीजें पढ़ाऊंगा, क्या, एक तो फ्रेजल वर्ब, एक फिक्स प्रीपोजिशन और एक जनरल प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब में आपको लिस्ट दे देंगे, थोड़ा पढ़ा देंगे, वो आपको सारी याद करनी है। फिक्स प्रीपोजिशन इससे नेक्स्ट वाली क्लास में होगी। और आज क्या पढ़ेंगे, जनरल प्रीपोजिशन, है ना। देखो, जनरल में क्या होता है, देखो जैसे आपने पढ़ी होगी, ऑन, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट, है ना। at, in, by, to, of, instead of, spite, in spite of, along with, towards, beside, besides, ऐसी, before, in front of, for, इस टाइप की जितनी भी जो नॉर्मल नॉर्मल प्रीपोजिशन है, जो बहुत ही जनरल है, बहुत ही सामान्य है, वो हम क्या करेंगे, अभी आज की क्लास में सारी पढ़ेंगे। देखो, इसमें एक वो मैंने लिखा होगा,
हम्म, ये ओइंग टू ड्यू टू लिखा है ना, ये तो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। चले आगे। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसी को, किसको, ऑन, ओवर, अबव, इसको नहीं, सॉरी, इसको बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट को। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, बिटवीन, और क्या लिखा है, अमंग, अमंगस्ट, अमिड और अमिडस्ट, है ना। देखो, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो के बीच। टू एट ए टाइम, क्या लिखा है, देखो, टू एट ए टाइम, किसी एक समय पर दो, है ना। जैसे देखो, तीन जनों में लड़ाई हो रही है ना। तीन क्या, मैं तो कह रहा हूं 10 में भी लड़ाई हो रही हो चाहे, है ना, आप इनके साथ भी बिटवीन लिख सकते हो। लेकिन कब, जब एट ए टाइम दो के बीच ही हो रही है। अभी मान लो, अभी किस किस के बीच हो रही है, इसके और इसके बीच हो रही है, फिर किस किस के बीच होगी, इसके और इसके बीच होगी, फिर किसके बीच होगी, इसके और इसके बीच होगी, है ना। फिर किसके बीच होगी, इसके और इसके बीच होगी। यानी कि एट ए टाइम एक समय पर कितने लोग एंगेज हैं, एक समय पर मात्र दो लोग ही एंगेज होते हैं, तब किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। ठीक है जी, अगला देखो, अमंग, अमंग क्या करते हैं, मोर देन टू एट ए टाइम, एक समय दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो किसका यूज करते हैं, अमंग का। एक समय पर दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती है, तो किसका यूज करते हैं, अमंग का। लेकिन एक समय पर अगर दो ही चीजें इन्वॉल्व होती है, दो ही चीजें एंगेज होती है, तो किसका यूज करते हैं, बिटवीन का, है ना। बहुत सिंपल है। अगला देखो, अगला देखो, ये अमंगस्ट और एमिडस्ट को छोड़ देना, बाकी एक बार एमिड बताता हूँ, एमिड क्या होता है। एमिड का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर नाउन के साथ, किसका यूज करते हैं, एमिड का, है ना। दूसरी बात देखो, अमंगस्ट और एमिडस्ट, जिनके पीछे एस टी लगा है ना, जिनके पीछे क्या लगा है, एस टी अलग से जोड़ दिया ना, इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं इनिशियल वोवल साउंड के साथ। किसका, कहां यूज करते हैं, वोवल साउंड के साथ किनका यूज करते हैं, अमंगस्ट और एमिडस्ट का, है ना। दूसरी बात देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले साल आपके एग्जाम में बिटवीन वाला क्वेश्चन आ चुका है, बिटवीन अमंग का, है ना। तो इस बार हो सकता है वो आपको एमिड से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर यहां से पूछ ले, है ना, एमिड और एमिड से, या फिर अमंग और अमंगस्ट से, है ना। तो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है इस बार यहाँ से, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ही पढ़ना, है ना। चले, अब देखो, बहुत सिंपल, देखो, बिटवीन का मतलब टू एट ए टाइम, अमंग का मतलब मोर देन टू एट ए टाइम। एमिड का यूज कब करते हैं, जब या तो अनकाउंटेबल नाउन होती है या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। अब देखो, एमिडस्ट और अमंगस्ट का यूज कब करते हैं, जब वोवल साउंड से वर्ड की शुरुआत होती है तब। बस इतना सिंपल। आगे देखो, क्या सेंटेंस लिखा है, नियोन सर डिस्ट्रीब्यूटेड द नोट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स। अब देखो, स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत सारे, यानी कि एक समय पर दो से ज्यादा है, तो बिटवीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमंग, है ना। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड द नोट्स अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के बीच क्या कर दिया, नोट्स बांट दिए। अगला देखो, देयर विल बी ए वॉर बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देखो, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान तीनों आपस में लड़ लेंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, आप अमंग भी लिख सकते हो। लेकिन देखो, अगर एट ए टाइम किस किस की लड़ाई हो रही है, इंडिया और चाइना की, इंडिया और पाकिस्तान की, पाकिस्तान और चाइना की, तो किसका यूज कर सकते हैं, बिटवीन का, है ना। तो देखो, वॉर में मोस्टली पता है क्या होता है, तीनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, है ना, तो एक एक तरफ होकर ऐसे लड़ते हैं, तो किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। देयर विल बी ए वॉर बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देखो ऐसा क्यों, देखो, इंडिया की लड़ाई चाइना के साथ भी होगी, इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ भी होगी, तो एट ए टाइम कितने लोग इन्वॉल्व हैं, दो। और देखो, जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया है ना, मतलब इन दोनों की भी आपस में लड़ाई होगी, है ना। तो देखो, एट ए टाइम कितने लोग इन्वॉल्व हैं, दो दो लोग इन्वॉल्व है ना। एट ए टाइम अगर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो किसका यूज करते हैं हम, बिटवीन का, है ना। आगे चलो, देखो, द वर्कर्स वर्क बिटवीन। अब देखो, बिटवीन लिखा है, वर्कर्स वर्क बिटवीन, वर्कर क्या काम करते हैं, काम करते हैं कब, बिटवीन किस किस के बीच, सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक। एक आपको बात बताता हूँ, देखो, बिटवीन के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, एंड। बिटवीन के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, एंड, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द वर्कर्स वर्क बिटवीन 8 AM एंड 7 AM। देखो, वो पढ़ने में बिल्कुल आपको सही लगेगा, 8 AM to 7 PM, लेकिन वो गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि आगे हमने बिटवीन लिख दिया। अगर आपने बिटवीन लिख दिया, तो उसके बाद आपको एंड लिखना पड़ेगा, द वर्कर्स वर्क बिटवीन 8 AM एंड 7 PM। आगे चलो, देखो, रणवीर
हैड टू चूज बिटवीन आलिया एंड दीपिका। रणवीर हैड टू चूज, रणवीर को चूज करना पड़ा किस किस के बीच, आलिया और दीपिका के बीच, है ना। तो देखो बिटवीन के साथ आपने क्या लगाया, एंड, बिल्कुल सही है। यहाँ तो आपको ये बात फील हो गई कि बिटवीन के साथ एंड आएगा, आप ऐसा कभी नहीं लिखोगे रणवीर हैड टू चूज बिटवीन आलिया टू दीपिका। बट ये जो टाइम लिखा होता है ना, यहाँ आपको ये फील नहीं होती है। आप ऐसे लगता है आपको देखने में क्या कि 8 AM टू 7 PM सही लिखा होगा, बट वो गलत होता है हमेशा। देखो जब कभी भी बिटवीन आएगा तो उसके बाद आगे आपको हमेशा क्या लिखना है, एंड ही लिखना है, एंड के अलावा कुछ और मत लिखना, है ना। देखो रणवीर हैड टू चूज बिटवीन आलिया एंड, आगे चलो देखो, अशोक खेमकाज इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी क्या होती है, आप लोगों ने एथिक्स में खूब पढ़ा होगा, सत्यनिष्ठा, है ना। अशोक खेमकाज इंटीग्रिटी कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है कि मतलब चल नहीं पाई, ज्यादा जिंदा नहीं रह पाई, कैन नॉट सर्वाइव। अब देखो इसमें अमिड लिखोगे या अमंग लिखोगे, क्या लिखोगे आप लोग बताओ। मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो अमंग का यूज कब करते हैं, जब एट ए टाइम दो से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती है। क्या यहाँ पे दो से ज्यादा चीजें हैं क्या, नहीं। दूसरी बात मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो एमिड का यूज कब करते हैं, एमिड का यूज करते हैं अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, डिसऑनेस्टी लिखा है, और डिसऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। आप एक बात सोच के देखो, क्या आप बेईमानी को गिन सकते हो, क्या काउंट कर सकते हो, एक बेईमानी, दो बेईमानी, तीन बेईमानी, नहीं कर सकते ना। यानी कि डिसऑनेस्टी क्या होती है, डिसऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। और देखो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी अमंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अमंग का यूज तो कहां करना होता है, जहां दो से ज्यादा लोगों की बात होती है वहां। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, अमिट, है ना। अशोक खेमकाज इंटीग्रिटी कैन नॉट सर्वाइव अमिट देयर डिसऑनेस्टी, है ना। देर कौन है ये लोग, देर वाले, ये सब पॉलिटिशियन होंगे, है ना। आगे चलो, मिस्टर केडिया डिस्ट्रीब्यूटेड द सम, अब लिखना है अमंगस्ट अमिडस्ट 8 एम्प्लॉइज। क्या आएगा बताओ, 8 एम्प्लॉइज कितने हो गए, 8, दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा हो गए, इसका मतलब किसका यूज करेंगे हम, अमंगस्ट का। अमंग का यूज क्यों नहीं किया आप लोग बताओ, AMONG, अमंग का यूज हमने यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो हमने क्या लिखा है, 8 एम्प्लॉइज, 8 EIGHT 8, और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, एक वोवल साउंड से हो रही है। वोवल साउंड की से शुरुआत होने की वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अमंगस्ट लिखा, है ना। आगे चले, ही फाउंड ए वॉलेट है यहाँ पे, ठीक है ना, ही फाउंड ए वॉलेट इन दी सेंटर ऑफ द रोड। सही लिखा है क्या बताओ आप लोग, ये ही फाउंड ए वॉलेट इन द सेंटर ऑफ ए रोड। अब आपको बात बताता हूँ, देखो सेंटर कभी भी होता है ना, वो ऐसी किसी चीज का होता है सेंटर, है ना, ऐसे जो चारों तरफ से घिरी होती है उसका क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर मतलब बिल्कुल बीचों बीच, हर तरफ से, हर बिंदु से, हर कोने से क्या होता है, बीचों बीच होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, है ना। लेकिन आप एक बात देखो, ये जो सड़क होती है, इसका ये सेंटर क्या सब तरफ से बराबर दूरी पर है क्या, यहाँ से बराबर दूरी पर है क्या, सोचो आप ऐसे, है ना। और आगे चली जाएगी सड़क बराबर दूरी पर, देखो यहाँ से इतनी कम है, यहाँ से इतनी ज्यादा है। यानी कि कभी भी सड़क का सेंटर नहीं होता है, सड़क कोई सर्कुलर चीज नहीं होती है जो उसका सेंटर होगा। सड़क का तो क्या होता है, सड़क का जो बीच में जो हिस्सा होता है उसको सेंटर ना बोल के क्या बोलते हैं, मिडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडल। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ही फाउंड ए वॉलेट इन द मिडल ऑफ द रोड, क्या लिखना पड़ेगा, इन द मिडल ऑफ द रोड, है ना। और देखो इन द मिडल ऑफ ए प्लेस, है ना, किसी भी चीज के बीचों बीच, उसको आप और क्या बोल सकते हो, एमिड भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ही फाउंड ए वॉलेट इन द मिडल ऑफ द रोड, या फिर क्या बोल सकते हो, ही फाउंड ए वॉलेट अमिड द रोड, है ना, एक ही बात होगी। अगर आप ऐसा बोल दोगे अमिड द रोड, इसका मतलब भी वही होगा, या फिर क्या बोल दो, इन द मिडल ऑफ द रोड। अमिड का यूज कब करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना। अमंग का यूज कब करते हैं, एट ए टाइम दो से ज्यादा चीजें होने पर। बिटवीन का यूज कब करते हैं, एट ए टाइम दो चीजें होने पर। अब बच गया अमंगस्ट और एमिडस्ट, इनका यूज कब करते हैं, जब वोवल साउंड से किसी वर्ड की स्टार्टिंग होती है तब, है ना। आगे चले, देखो इतना ही था बिफोर आफ्टर, ये सॉरी बिटवीन अमंग वाला। अब आगे चलते हैं, देखो अगला क्या है, ऑन, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, है ना, इनको पढ़ना है हमें बस। इनमें क्या लिखा है, देखो पहला ही पहला, ऑन क्या होता है, ऑन ऑन होता है कांटेक्ट ऑफ सरफेस। ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर रखा होना, बट सरफेस का कांटेक्ट होना, है ना। जैसे देखो ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ये एक पर्सन बैठा है और ये क्या कर रहा है, इसके सामने एक लैपटॉप है।
लैपटॉप किसके ऊपर रखा हुआ है, डेस्क के ऊपर रखा हुआ है ना, या फिर टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, लैपटॉप ऑन टेबल। क्या बोल सकते हो, लैपटॉप ऑन टेबल, क्योंकि देखो वो जो लैपटॉप है ना वो क्या कर रहा है, वो टेबल की जो सरफेस है उसको टच कर रहा है, उसके कांटेक्ट में है। क्या लिखा है, वो कांटेक्ट ऑफ सरफेस, यानी कि ऐसे ऊपर लैपटॉप रखा है, नीचे टेबल है, दोनों आपस में क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में है। वहां कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, ओवर। ओवर क्या होता है, और क्या लिखा है देखो, वर्टिकली अबव, वर्टिकली मतलब जस्ट आपके ऊपर। और देखो कवरिंग सेंस, कुछ उसमें कवरिंग सेंस भी होगा, उससे या तो आपको कवर कर रही होगी चीज, वरना क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे आप क्या हो जाओगे, कवर हो जाओगे। उसके क्या क्या यूज करते हैं, ओवर। जैसे देखो ये पर्सन बैठा है ना, ये पर्सन बैठा है, इसके ऊपर लैपटॉप है, इसके जस्ट वर्टिकली ऊपर कौन है, पंखा है ना। और वो क्या करेगा, अपनी हवा से इनको कवर भी करेगा। जस्ट ऊपर कौन है, वर्टिकली अपोजिट पंखा, है ना, ये फैन है। तो क्या लिख देंगे, फैन ओवर द मैन, है ना, उस आदमी के ऊपर जस्ट क्या है, पंखा है। उसके बाद देखो अबव, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, बट इसका मीनिंग क्या होता है, देखो आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, जिंदगी में हमेशा के लिए आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। एनीवेयर अपसाइड, एनीवेयर अपसाइड यानी कि ऊपर की तरफ तो है, बट कहीं भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है आपके जस्ट ऊपर हो, वो कहीं भी हो सकता है, वो क्या है, अबव। और क्या है, फॉर लेवल ऑल्सो, ये लेवल वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना सा देखो, थोड़ा सा मतलब समझे आप इसका, कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, ऑन का मतलब होता है कॉन्टेक्ट में सरफेस, ठीक है। ओवर का मतलब होता है जस्ट आपके ऊपर है, और अबव का मतलब होता है आपके ऊपर तो है बट कहीं भी हो सकता है। जैसे देखो, ये एक कुत्ता बैठा है यहाँ पे ना, ये कुत्ता बैठा है, ये पंखा इसके भी ऊपर है, बट ये पंखा देखो कितना साइड में है इससे, कुत्ता कितना साइड में बैठा है। सोचो पंखा बीचों बीच लगाओ, और एक आपके घर में मान लो एक कुत्ता आके बैठ जाए आपके घर में, जो आपने पाल रखा हो वो एक कोने में जाके बैठ जाए, पंखा है उसके ऊपर, बट पंखा कैसे, कुत्ता उस साइड में है और पंखा इस साइड में है, ये क्या हो गया, अबव हो गया ये कनेक्शन। अगर कुत्ता जस्ट यहाँ बैठ जाए, जस्ट उसके ऊपर पंखा हो, तो क्या होगा, ओवर होगा बस। और कुत्ता अगर मान लो टेबल के ऊपर आके बैठ जाए, तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉग ऑन दी टेबल, बस इतनी सी बात है। अब देखो, ओवर का जो उल्टा होता है ना, ओवर का उल्टा वो होता है अंडर, और अबव का उल्टा होता है बिलो, है ना। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर लेवल ऑल्सो, लेवल ऑल्सो लिखा है ना अबव के साथ, अबव के साथ क्या लिखा है, अबव का मतलब कहीं भी ऊपर, किसी भी दिशा में ऊपर हो सकता है। और इसका यूज किसके साथ करते हैं, लेवल के लिए भी करते हैं। लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे कोई लेवल होता है, जैसे मान लो कि आपके पिछली टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी आया था क्या, जैसे मान लो एसपी ऊपर होता है, उसके नीचे डीएसपी होता है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, एसपी इज अबव, है ना, रैंक उसके ऊपर है। और वरना क्या लिख सकते हो, डीएसपी इज इन बिलो रैंक, है ना, या क्या लिख सकते हो, बिलो। नीचे के लिए लिखना है तो बिलो लिखो, ऊपर के लिए लिखना है तो अबव लिख दो, है ना, एक ही बात है दोनों की, कि एसपी से नीचे कौन होता है, डीएसपी होता है, या फिर क्या लिख दो, डीएसपी के ऊपर कौन होता है, एसपी होता है, बस कुछ भी लिख दो। यानी कि अबव का अपोजिट कौन होता है, बिलो, और ओवर का अपोजिट कौन होता है, अंडर, है ना, बस मुश्किल नहीं है, दो एग्जांपल से ही सीख जाओगे आप। देखो क्या लिखा, वी आर, हम कहाँ हैं, किसके नीचे हैं, वी आर अंडर द स्काई, हम कहाँ हैं, हम आसमान के नीचे हैं, वी आर अंडर द स्काई। दूसरा देखो, शंभू इज सिटिंग, शंभू क्या कर रहा है, बैठा हुआ है कहाँ, पेड़ के नीचे, है ना, पेड़ के नीचे क्या लिखेंगे, अंडर द ट्री, शंभू इज सिटिंग अंडर द ट्री, है ना। आगे चलो, पुट द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या होता है, कंबल, पुट द ब्लैंकेट द बेबी, क्या लिखना पड़ेगा, पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेबी, ओवर द बेबी, अबव द बेबी, क्या लिखना पड़ेगा बताओ। देखो, अगर आप ऐसा लिखते हो पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेबी, इसका मतलब पता क्या होगा, आपने ब्लैंकेट लिया, उसको समेटा और बच्चे के ऊपर रख दिया, है ना। हो सकता है बच्चा उसके बोझ से दब भी जाए, है ना। का मतलब ये होगा, पुट दी ब्लैंकेट ऑन दी बेबी का मतलब क्या होगा, आपने ब्लैंकेट को समेट के बच्चे के ऊपर रख दिया। ये कहना गलत होता है, आप ऐसा लिख सकते हो, पुट दी ब्लैंकेट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आप ब्लैंकेट रख रहे हो, अपना कंबल रख रहे हो, तो समेट के रख दोगे, ठीक है, लेकिन बच्चे के ऊपर आप ऐसे नहीं रख सकते हो। दूसरा क्या है, देखो, पुट द ब्लैंकेट अबव द बेबी, अबव द बेबी का मतलब क्या होगा, बच्चा यहाँ सो रहा है और आपने कहीं दूर रख दिया कंबल को उसके ऊपर से, है ना, तो उसका मीनिंग भी कुछ बदल जाएगा, है ना। आपको तो क्या लिखना है, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ओवर द बेबी मतलब कवरिंग सेंस के अंदर उसके ऊपर से होता हुआ, क्या लिखना पड़ेगा आपको, ओवर द बेबी। बस अगला देखो, देयर इज ए लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब क्या होता है, छिपकली, छिपकली है कहाँ, द डेस्क, डेस्क के ऊपर। देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लिजार्ड है वो डेस्क के ऊपर ही बैठी हो, ऐसे चिपक के, है ना,
तो क्या लिख सकते हो आप, ऑन भी लिख सकते हो, देयर इज ए लिजार्ड ऑन द डेस्क, ऐसा भी लिख सकते हो। वरना क्या हो सकता है, ये डेस्क है मान लो, और क्या है इसके जस्ट ऊपर जो छत है उसके ऊपर क्या है, एक लिजार्ड बैठी है, तो क्या लिख सकते हो, ओवर भी लिख सकते हो। देयर इज ए लिजार्ड ओवर दी डेस्क, है ना, जस्ट डेस्क के ऊपर कौन है, एक लिजार्ड है, गिरेगी तो सीधी आके कहाँ गिरेगी, लैपटॉप के ऊपर गिरेगी, है ना, वो क्या लिख दिया, ओवर। वरना क्या देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और उस कोने में लिजार्ड है तो वो मेरे ऊपर ही है, तो वो भी तो मेरे ऊपर ही है, अगर उस कोने में लिजार्ड होगी तो वो भी तो मेरे ऊपर ही होगी ना। बट वो क्या है, हमारा एंगल देखो कितना बदल गया, तो वहां क्या लिखोगे, अबव, यानी कि एनीवेयर अपसाइड, ऊपर है बट कहीं भी है वो, अबव। समझे आप तीनों मीनिंग से, देखो अगर वो लिजार्ड है टेबल के ऊपर ही बैठी है तो लिख दो देयर इज ए लिजार्ड ऑन द टेबल। अगर टेबल के जस्ट वर्टिकली अपोजिट मेरे जस्ट सर के ऊपर बैठी तो क्या लिखना पड़ेगा, देयर इज ए लिजार्ड ओवर द डेस्क। बट देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, लिजार्ड उस कोने में बैठी है, तो क्या लिखना पड़ेगा, देयर इज ए लिजार्ड अबव द डेस्क। आगे चलो, व्हाई डू यू नॉट सिट द फैन, पंखे के नीचे कहां बैठेंगे, नीचे अंडर द फैन। व्हाई डू यू नॉट सिट अंडर द फैन। आगे देखो, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो कोई भी लेवल हो, कोई भी रैंक हो, है ना, उसकी बात करने के लिए किसका यूज करते हैं, अबव या फिर बिलो का। वाटर इज फ्लोइंग द डेंजर मार्क, डेंजर मार्क, देखो कहीं भी जहां से पानी बहता है, बांध बांध कुछ होता है, वहां क्या लगा होता है, डेंजर मार्क लगा होता है, या तो पानी उसके ऊपर बहता है या पानी उसके नीचे बहता है। तो देखो ऊपर बहता है तो क्या लिख दोगे, वाटर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, है ना, और नीचे बह रहा है तो क्या लिख दोगे, बिलो द डेंजर मार्क। बस, पानी क्या कर रहा है, खतरे का जो निशान है उससे नीचे बह रहा है, या फिर पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है ना। जैसे देखो, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब अपना वोट कास्ट करने जाते हो तो वहां पे क्या शर्त होती है, अबव 18 ईयर्स एज, है ना। देखो एक एक लेवल हो गया, एक लेवल हो गया ना 18 ईयर्स का, उससे ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, तो क्या कर सकते हो, आप वोट को कास्ट कर सकते हो। और देखो बहुत सारी मान लो ऐसी मूवीज होती है जो 18 साल से कम बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तो क्या लिखा है, बिलो 18 ईयर्स एज, है ना। तो ये क्या लिखा है, देखो बिलो, ये किसकी बात कर रहा है, लेवल की बात कर रहा है, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, अबव या फिर बिलो का। और देखो अगर मान लो तापमान है ना, तापमान की बात 30 डिग्री से ऊपर तापमान है, तो क्या लिखना पड़ेगा, अबव, ऐसे नहीं, सॉरी, तो ऐसा नहीं लिख देना है कि अब 30 डिग्री या फिर ऑन 30 डिग्री, ऐसा नहीं, क्या लिखना पड़ेगा आपको, अबव 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। और मान लो 30 डिग्री से नीचे तापमान है तो क्या लिखना पड़ेगा, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखो आपने 30 डिग्री जो डिग्री है वो क्या है, वो एक लेवल है नापने का, उसके नीचे उससे ज्यादा उससे कम ऐसे, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अबव या फिर बिलो। बस। और देखो यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, सीसीटीवी के सर्विलेंस के अंडर में हो आप सभी लोग, यानी कि कवरिंग सेंस है, आप सभी कहाँ हो, उसके अंडर कवर हो, है ना, सीसीटीवी के सर्विलेंस के अंडर कवर। और देखो छोटी सी फोटो देखो, इसमें क्या लिखा है, देखो ऑन के अंदर क्या लिखा है, देखो उस बॉल को उस टेबल से बिल्कुल चिपका के लिखा है, ये क्या लिखा है, ऑन। ऑन का मतलब होता है ये। दूसरा देखो ओवर, ओवर में क्या होता है, बॉल जस्ट उसके 90 डिग्री ऊपर होती है, वो क्या होता है, ओवर। और देखो क्या लिखा है, अबव, अबव में क्या होता है, देखो कोने में है बॉल ना, है तो उसके ऊपर ही बट किधर भी हो सकती है, वो क्या होता है, अबव। आगे चले, देखो अब देखो, ये हमने इतना सीख लिया पांचों, क्या, ऑन, ओवर, अबव, अंडर और बिलो, पांचों सीख लिए हमने। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो एट और इन। अब आपको एक बात बताता हूं, देखो छोटे प्लेस के लिए एट लिखेंगे, बड़े प्लेस के लिए इन लिखेंगे। जब दो एक ही सेंटेंस में दो जगह लिखी हो तो हम क्या लिखेंगे, छोटे के साथ एट, बड़े के साथ इन। और आपको एक बात बताता हूं, देखो अगर किसी खास पर्टिकुलर जगह की ही बात हो, क्या हो, अगर किसी खास पर्टिकुलर जगह की ही बात हो तो वहां क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटी एट, है ना। अब देखो पर्टिकुलर प्लेस के साथ किसका क्या लिखेंगे, एट। और एक बात बताता हूं, देखो यूज फॉर टारगेट, यानी कि कई बार को निशाना लगाने के लिए भी क्या लिखते हैं, एट, शूट एट दी टाइगर, ऐसे कुछ भी मान लो, है ना। अगला देखो, नवीन लिव्स, नवीन कहाँ रहता है, महेश नगर जयपुर। अब देखो महेश नगर छोटा है, जयपुर बड़ा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, एट महेश नगर इन जयपुर। हम्म, नवीन लिव्स एट महेश नगर इन जयपुर, ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, आई मेट सोनम। अब देखो कहां मिला है वो सोनम से, स्टारबक्स, एक बिल्कुल पर्टिकुलर जगह उसने बता दी, कहां, स्टारबक्स। आई मेट सोनम एट स्टारबक्स।
एट होज खास। होज खास कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, मेट्रो स्टेशन है ना होज खास। होज खास एट होज खास इन दिल्ली, है ना। दिल्ली के अंदर होज खास में स्टारबक्स में मैं किससे मिला? सोनम से। सोनम कौन सी? सोनम कपूर। हाँ, सच में मिला हूँ मैं उससे, ऐसा नहीं कि ये मैंने ऐसे लिखा है। ये मोस्टली जितने भी सेंटेंस में लिखता हूँ ना, ये सभी मतलब 99% सच होते हैं सब, है ना। आगे देखो, आई एम स्टैंडिंग एट या फिर इन द रेलवे स्टेशन। आई एम स्टैंडिंग, ये पर्टिकुलर बता रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा? एट। आई एम स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। आगे देखो, प्रताप, महाराणा प्रताप, शॉट एन एरो, निशाना लगे ना टारगेट के लिए, टारगेट के लिए किसका यूज करते हैं? एट का। महाराणा प्रताप शॉट एन एरो एट दी टाइगर। बस, टाइगर पर क्या लगाया? महाराणा प्रताप ने एक निशाना लगाया। आगे देखो, ओन और इन। ओन इन, देखो ओन तो हमने पहले पढ़ लिया। देखो इन क्या होता है? इन इनसाइड कॉन्टेक्ट। इन का मतलब अंदर कॉन्टेक्ट में है ना। दूसरा क्या होता है? सराउंड। सराउंड कर लेना यानी कि घेर लेना, एनक्लोज कर लेना, किसी को अपने अंदर समा लेना, है ना। वो होता है इन का मतलब। इन मतलब अंदर हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका मीनिंग क्या होगा? अंदर अपने समा लेना। आगे देखो, बॉय। अच्छा देखो, कोई लड़का है और दूसरा लिखा है फ्लोर, तो क्या आएगा इन दोनों के बीच? बॉय इन फ्लोर, है ना। ऐसा आएगा क्या? बताओ, कि फर्श में बच्चा, ऐसे थोड़ी। तो क्या होगा? बॉय ऑन द फ्लोर। बॉय ऑन द फ्लोर, फर्श पर बच्चा। ठीक है, आगे चलो। बॉय स्टूल, स्टूल के अंदर होगा या स्टूल के ऊपर होगा? बॉय ऑन द स्टूल। ठीक है जी। आगे चलो, बॉय सोफा। सोफा या फिर कोई कुर्सी होती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं? इन। क्योंकि देखो वो क्या होता है, सोफे या कुर्सी के अंदर जैसे ही आप बैठोगे तो वो आपको चारों तरफ से एनक्लोज कर लेगा, है ना। इसलिए हम किसका यूज करते हैं उसके साथ? इन का। बॉय इन दी सोफा। चेयर के साथ भी क्या लिखोगे आप? इन। बॉय इन दी चेयर। आगे देखो, बाइक। बाइक के लिए क्या लिखोगे? बॉय ऑन दी बाइक। अब इन दी बाइक थोड़ी होता है, बाइक के अंदर थोड़ी चला जाता है इंसान, क्या लिखना पड़ेगा? बॉय ऑन दी बाइक। आगे देखो, कार। कार के लिए क्या लिखोगे बताओ? देखो कार के अंदर आप जैसे ही घुसते हो, कार आपको अपने चारों तरफ सराउंड कर लेती है, आपको घेर लेती है, एनक्लोज कर लेती है, आप बंद हो जाते हो कार के अंदर। क्या लिखना पड़ेगा? बॉय इन दी कार, है ना। आगे चलो, बॉय शेड ऑफ द ट्री। अच्छा, एक तो ये शेड ऑफ द ट्री है और ये कि बॉय ट्री है, क्या है? देखो, देखो बॉय अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे लड़का बैठा है। द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। क्या लिखना पड़ेगा आपको? द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी से जोड़ के याद रखो। हम पेड़ के नीचे बैठे होते ऐसे बोलते हैं ना, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, नीचे मतलब अंडर, ठीक है। बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। लेकिन देखो, अगर आप ऐसे बोल दो कि मैं पेड़ की छाया के नीचे बैठा हूं या मैं पेड़ की छाया में बैठा हूं, क्या बोलते हैं आप खुद सोचो। आप ऐसा ही बोलते हो कि मैं पेड़ की छाया में बैठा हूं, हाँ मैं तो छाया में बैठा हूं, ऐसा ही तो बोलते हैं अपने नॉर्मल मारवाड़ी में कि मैं तो छाया में बैठे हूं, है ना। ऐसे ही बोलते हैं। छाया के साथ आपने क्या बोला? देखो, शेड के साथ मे का मतलब इन। ऐसा इंग्लिश में होता है, बॉय इज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, है ना। देखो, अगर आप छाया में बैठोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इन। अगर आप सिर्फ ट्री लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? अंडर। हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, या फिर क्या बोलते हैं, मैं पेड़ की छाया में बैठा हूं। बस वही बात है, पेड़ के नीचे लिखना है तो क्या लिखो? अंडर द ट्री। पेड़ की छाया में लिखना है तो क्या लिख दो? इन द शेड ऑफ द ट्री। आगे चलो, पक्षी, ट्री, क्या लिखना पड़ेगा? बर्ड सिट ऑन द ट्री या फिर अंडर द ट्री या फिर इन द ट्री। कहां बैठता है पक्षी बताओ? अच्छा, ये पेड़ है मान लो, अगर आप बोलोगे ऑन द ट्री, ऑन द ट्री का मतलब तो पक्षी यहां बैठ गया, आगे यहां थोड़ी ना बैठता है पक्षी। पक्षी तो इसके अंदर बैठता है। पक्षी पेड़ में बैठा है, हम ऐसा ही बोलते हैं। कहां बैठा है? चिड़िया पेड़ में बैठी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बॉय इन दी ट्री। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है? ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच क्या होती है? शाखा पेड़ की। अब देखो, पक्षी पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा होता है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पक्षी कहां बैठा है? पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा है पक्षी, है ना। बस इतना छोटा छोटा माइनर सा डिफरेंस है कुछ। अगला देखो, देखो बैठने के लिए आप जब भी यूज करोगे आप लिखोगे ऑन, सोने के लिए यूज करोगे क्या लिखोगे? बेड के साथ इन। देखो, अंबानी इज सिटिंग ऑन बेड। क्यों लिखा हमने? क्योंकि अंबानी क्या है कि बेड के ऊपर बैठा हुआ है। देखो, बेड एक्चुअली में सोने की चीज है,
लेकिन अगर आप उसके ऊपर बैठोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, बेड के ऊपर बैठा है। अंबानी इज सिटिंग ऑन द बेड, है ना। लेकिन देखो सोने के लिए लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, अंबानी इज स्लीपिंग इन द बेड, है ना, बेड में सो रहा है, अंबानी इज स्लीपिंग इन द बेड। क्योंकि देखो इनका यूज कब करते हैं, जब हमें चीज सराउंड कर लेती है, लेकिन जब आप जैसे ही उसके अंदर सोते हो तो बेड क्या कर लेता है, आपको चारों तरफ से घेर लेता है, एनक्लोज कर लेता है। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इन, अंबानी इज स्लीपिंग इन बेड। या फिर सिटिंग लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑन। देखो सोने के अलावा कोई भी काम करोगे ना बेड पे, तो आपको हमेशा बेड के साथ क्या लिखना है, ऑन। आई एम प्लेइंग ऑन द बेड, है ना, कुछ भी, आई एम स्टडिंग ऑन द बेड, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप ऑन द बेड, है ना। लेकिन जैसे ही सोने के लिए लिखोगे स्लीपिंग, तो क्या लिखना पड़ेगा, इन द बेड। बस इतनी सी बात है। आगे देखो, यहाँ लिख देते हैं ऑन, और यहाँ लिख देते हैं in, है ना। आगे देखो, अब देखो कभी भी देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। देखो हमेशा क्या लिखना है, इन पेन, इन पेंसिल, इन इंक। खासकर इस इन इंक को तो जरूर याद रखना, हमेशा क्या लिखना है, इन इंक, है ना। क्या लिखना है आपको, इन इंक। लेकिन देखो जैसे, लेकिन आपने, आप विद भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है, माई, आवर, हिज, कुछ भी, ए एन दी आर्टिकल कुछ भी लिख दोगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा विद। फिर क्या लिखना पड़ेगा, विद। देखो विद ए पेन, विद माई पेंसिल, है ना। आपने कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई एडजेक्टिव लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, विद। और अगर आपने सिर्फ पेन लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, इन। सिर्फ पेंसिल लिखनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, इन। सिर्फ इंक लिखी है तो क्या लिखना पड़ेगा, इन। लेकिन आपने अगर उसके साथ कुछ भी, माई इंक, माई पेन, कुछ भी लिख दिया, ए पेन, द इंक, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, WITH, विथ। देखो आई रोट ए लेटर इन इंक, आई रोट ए लेटर इन इंक, बिल्कुल सही है। आई रोट ए लेटर इन पेन, ये भी बिल्कुल सही है। आई रोट ए लेटर इन पेंसिल, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखो आई रोट ए लेटर, अब अगर आपने ए पेन लिख दिया ना, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, विद। आई रोट ए लेटर विद ए पेन, है ना। आई रोट ए लेटर विद ए पेंसिल। बस इतनी सी बात है। अगर आपने कोई भी आर्टिकल या कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी डिटर्मिनर कुछ भी जोड़ दिया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, विद। अगर आपने अकेला पेन पेंसिल इंक लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, इन। बस। अब देखो अगली प्रोपोजिशन क्या है, बाय। देखो इस बाय को हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ, पेशी में पढ़ा था, है ना। सबके पीछे बाय लगाते थे, क्या, कि द स्नेक वाज किल्ड बाय दी मोहन, है ना। बाय, सॉरी, द स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन। हमेशा क्या लगाते थे, बाय लगाते थे। यानी कि बाय का यूज क्या करते हैं, पेशी में। यूज इन पेशी वॉइस का मतलब ये होता है कि हम पेशी वॉइस में किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। दूसरा देखो, समय के बारे में बताने के लिए, समय के बारे में बताने के लिए देखो, इट इज 11 o'clock बाय माई वॉच। बाय माई वॉच का मतलब मेरी घड़ी से समय कितना पता चल रहा है कि 11 बज चुके हैं, है ना। 11 o'clock बाय माई वॉच, या फिर 11 o'clock बाय माई क्लॉक। क्लॉक और वॉच में क्या डिफरेंस होता है बताओ। वॉच वो होती है जो हम हाथ पे बांधते हैं, और क्लॉक कौन सी होती है, क्लॉक वो होती है जो दीवार पे टंगी होती है, वो क्या होती है, क्लॉक, है ना। स्मार्ट वॉच बोलते हैं, देखो आप कभी याद करना, हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच, है ना। क्योंकि वॉच कहाँ बांधते हैं, हाथ पे बांधते हैं। और क्लॉक कौन सी होती है, जो दीवार पे टंगी होती है, वो। आगे चलो देखो, बाय प्लस ट्रेवल सोर्स। बाय का यूज और कहाँ करते हैं, किसी भी ट्रेवल सोर्स के लिए। जैसे देखो मैं यहाँ कैसे आया, मैं बाय कार आया, बाय प्लेन आया, बाय मेट्रो आया, बाय बस आया, कुछ भी, उसके लिए क्या लिखना हमने, बाय बस, बाय कार, बाय मेट्रो, है ना, ऐसे। आगे देखो, प्लेस, जगह। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है पास में। बिसाइड की जगह बाय का भी यूज कर सकते हो। शी वॉज सिटिंग बाय मी, शी वॉज सिटिंग बाय मी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे द्वारा बैठी गई थी, नहीं। शी वॉज सिटिंग बाय मी का मतलब होता है वो मेरे पास बैठी थी। अगर बाय ऐसे लिखा होता है, शी वॉज सिटिंग बाय मी, तो उसका मतलब होता है कि वो मेरे पास बैठी थी। आगे देखो, कबीर सिट्स बाय कियारा। कबीर किसके पास बैठता था, कियारा के पास। कहाँ, क्लास में, कौन सी मूवी में, अर्जुन रेड्डी देखी क्या आप लोगों ने, बस वही। कबीर सिट्स बाय कियारा इन दी क्लास। कबीर हमेशा कहाँ बैठता था, कियारा के पास बैठता था। इस बाय का मतलब यहाँ पे है कि कियारा के पास में। आगे देखो, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया, कैसे, बाय कार, ठीक है जी, बाय कार, बाय, बाय बस, ठीक है जी, बाय मेट्रो, ठीक है जी, बाय प्लेन, ठीक है जी, कैसे भी जाओ आपकी मर्जी, बाय कार, बाय बस, बाय मेट्रो, बाय प्लेन, है ना। अब देखो, बाय कैमल, बाय कैमल जा सकते हो क्या, नहीं भाई साहब, ये बात गलत है। और देखो, बाय हॉर्स, ये गलत है। बाय फुट गलत है। अब देखो, आप बोलोगे कि सर बाय कार सही है, अगर हम कार से आते हैं तो आप ये बोल देते हो कि बाय कार ठीक है, बाय बस ठीक है, बाय मेट्रो ठीक है, बाय प्लेन ठीक है। तो फिर बाय कैमल क्यों गलत हो गया, मैं कैमल से आया तो मैं तो हो सकता है ना ऊंट से भी तो आ सकता हूँ, राजस्थान में तो खूब पाए जाते हैं, तो मैं बाय कैमल आ गया। लेकिन बेटा, कार जो बनी होती है वो ट्रेवल के लिए बनी होती है, बस जो बनी होती है वो ट्रेवल के लिए बनी होती है, मेट्रो जो बनी है वो ट्रेवल के लिए बनी है।
जो प्लेन जो बनी है वो ट्रेवल के लिए बनी है, बट कैमल ट्रेवल के लिए नहीं बना होता है। वो हम उसका यूज करने लग गए वो बात और है, बट उसका जन्म इसलिए नहीं होता है कि वो हम उसकी ट्रेवलिंग करते रहे उसके साथ, है ना। उसका भी खुद का जीवन है। कैमल ट्रेवल के लिए नहीं बना होता है, हॉर्स ट्रेवल के लिए नहीं बना होता है, और हमारे जो पैर होते हैं ना, ये भी ट्रेवल के लिए नहीं बने होते हैं। हजारों काम इनसे और किए जा सकते हैं, ये कोई ट्रेवल के लिए थोड़ी ना बने। ऐसा थोड़ी कि हम सारा दिन घूम चक्री घूमते ही रहेंगे इस दुनिया में। ये ट्रेवल के लिए नहीं बनी होती चीजें। जो चीजें ट्रेवल के लिए ही बनी होती है उनके साथ किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। और जो चीजें ट्रेवल के लिए नहीं बनी होती उनके साथ किसका यूज करते हैं, ओन का यूज करते हैं। आई वेंट टू जयपुर ऑन कैमल। अगर कभी कैमल से जाना भी पड़ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑन कैमल। अगर कभी घोड़े से जाना भी पड़ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑन हॉर्स। और कभी इतने बुरे दिन आगे पैदल ही जाना पड़ रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑन फुट। समझ में आया आपको। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये सभी चीजें ट्रेवलिंग के लिए नहीं बनी होती हैं। जो चीजें ट्रेवलिंग के लिए बनी होती है उनके साथ बाय लिखो, बाकियों के साथ ऑन लिखो। आगे चलो देखो, अभी चार सेंटेंस लिखे, इनमें बताओ कौन सही कौन गलत। आई वेंट टू जयपुर बाय कार, बिल्कुल सही है। आई वेंट टू जयपुर बाय द कार, गलत है। मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ाया था तब भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन के साथ अगर बाय लिखा होगा तो बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, काटो इसको। अगला देखो, आई वेंट टू जयपुर इन कार। अगला देखो, आई वेंट टू जयपुर इन दी कार। अब देखो, अगर आप अकेली कार लिख रहे हो तो फिर बाय कार लिखो। आप क्या करो, अगर आप सिर्फ कार लिख रहे हो तो लिखो बाय कार। और अगर आप दा कार लिख रहे हो तो फिर आप इन लिख सकते हो, आई वेंट टू जयपुर इन दी कार। देखो, अगर आप बाय लिख रहे हो तो आपको सिर्फ कार लिखनी पड़ेगी, और अगर आप सिर्फ कार लिख रहे हो तो आपको बाय लिखना पड़ेगा। बात एक ही है दोनों। देखो, बाय के साथ सिर्फ कार आएगी, लेकिन अगर आपने उस कार के साथ या किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ अगर आपने कुछ और जोड़ दिया, माई मी कुछ भी ऐसा, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, दाई कुछ भी लिख दिया आपने, ए एन दी माई कुछ भी, तो आपको लिखना पड़ेगा इन। समझ गए। अकेली कार लिखो, बाय लिख दो, बिल्कुल सही है। बाय लिख रहे हो, अकेली कार लिख दो, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कार के साथ दा, माई, योर, हिज, हर कुछ जोड़ रहे हो तो अब आप बाय नहीं लिख सकते हो, क्या लिखना पड़ेगा, इन। बस, ये बिल्कुल सही है। ही वेंट टू जयपुर इन द कार, और ये भी बिल्कुल सही है, ही वेंट टू जयपुर बाय कार। बस, बाय कार वाले के बीच में प्रीपोजिशन आने नहीं चाहिए। इन वाले, सॉरी, बाय कार वाले के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आना नहीं चाहिए, और इन कार वाले के साथ में एडजेक्टिव जरूर आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। आगे देखो, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब जानते हो आप क्या होता है, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अच्छा, इंस्टेड ऑफ की इंग्लिश क्या लिखी देखो, इंस्टेड ऑफ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई दूसरा विकल्प। दूसरा देखो, इन प्लेस ऑफ, यानी कि इसकी जगह ये, प्लेस का मतलब जगह होता है, इन प्लेस ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब ये होता है इसकी जगह ये। दूसरा देखो, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इसके बावजूद ऐसा, उसने मना किया उसके बावजूद मैं वहां गया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट, वो मना कर रहा है और मैं जा रहा हूं, है ना। दोनों में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, वहां किसका यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का। जहां किसी विकल्प की बात होती है कि इसके बजाय ये ले लो, भाई लाल वाली गाड़ी लेने के बजाय आप सफेद वाली गाड़ी ले लो, विकल्प की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, तो किसका यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ का। समझ गए। और आपको एक बात बताता हूं, देखो, इन स्पाइट ऑफ होता है लेकिन कभी भी डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि देखो, इन स्पाइट ऑफ का मतलब ही क्या होता है, डेस्पाइट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है कि डेस्पाइट वाला क्वेश्चन आ जाए। आप हमेशा याद रखना, डेस्पाइट के साथ आपको ऑफ लिख के देगा जो कि गलत होगा। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा, और इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, हाँ। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है ना। अब देखो, आगे पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े सेंटेंस करते हैं, क्या लिखा है। वी प्लांटेड, प्लांट मतलब हमने उगाया, क्या उगाया हमने, देखो, हमने क्या उगाया, वी प्लांटेड पीनट्स। वी प्लांटेड पीनट्स इंस्टेड ऑफ कॉटन। कॉटन के बजाय हमने क्या उगाया, हमने पीनट्स उगाए। पीनट्स मतलब मूंगफली। अब देखो, हमारे एरिया में क्या होती है, मूंगफली बहुत ज्यादा होती है, कॉटन तो होती नहीं है। बीकानेर के इधर के क्षेत्र में क्या होता है, चूरू के क्षेत्र में उधर क्या होता है, मूंगफली ज्यादा होती है, कॉटन तो नहीं होती है।
तो हम क्या उगाते हैं कॉटन की बजाय, हम मूंगफली उगाते हैं ना। वी प्लांटेड पीनट्स इंस्टेड ऑफ कॉटन, हमने कॉटन की बजाय क्या उगाया, हमने कॉटन की बजाय मूंगफली उगाई। अगला देखो, वी यू शुड वॉच माई वीडियोज, आप लोगों को मेरे वीडियो देखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉर्ट वीडियोस, यानी कि शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस आते हैं ना, उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, मेरे वीडियो देखनी चाहिए, है ना। बस उसके ऐसा नहीं है कि शॉर्ट वीडियोस के बावजूद आपको मेरे देखनी चाहिए, नहीं, शॉर्ट वीडियोस के बजाय आपको क्या करना चाहिए, मेरी वीडियोस देखनी चाहिए, है ना। इंस्टेड ऑफ शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस यू शुड वॉच माय वीडियोस, दैट आर वेरी, मतलब दोज आर वेरी वैल्यूएबल थिंग्स फॉर यू। आगे देखो, कांस्टेंट वार्निंग, कांस्टेंट मतलब लगातार धमकी, शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड मतलब उसने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब लगातार धमकी के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं कि लगातार धमकी के बजाय उसने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं, लगातार वार्निंग के बावजूद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या लिखो, ऑफ इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट वार्निंग शी डिडंट रेस्पॉन्ड। आगे देखो, आई लव हर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, इन स्पाइट ऑफ हर फॉल्ट्स, उसकी गलतियों के बावजूद मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। के बावजूद के लिए क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, ऐसा नहीं है इंस्टेड ऑफ लिख दिया, आई लव हर इंस्टेड ऑफ हिज फॉल्ट्स, है ना, कि उसकी गलतियों के बजाय मैं उससे प्यार करता हूं, यानी कि मैं उसकी गलतियों से प्यार नहीं करता, मैं तो उससे प्यार करता हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या लिखना पड़ेगा, उसकी गलतियों के बावजूद, वो बहुत सारी गलतियां करती है, उसके बावजूद भी मैं क्या करता हूं, उससे बहुत प्यार करता हूं, आई लव हर इन स्पाइट ऑफ हर फॉल्ट्स। आगे देखो, ऑल द डिफिकल्टीज यू डिसाइडेड टू क्लियर द एग्जाम, कॉन्ट्रडिक्शन है, देखो डिफिकल्टी आ रही है और आप डिसाइड कर रहे हो, यानी क्या है, बहुत सारी मुसीबतों के बावजूद आपने क्या डिसाइड किया कि मैं तो आरएस बन के रहूंगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ, दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये थोड़ा लिख ऐसे दिया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज यू पीपल हैव डिसाइडेड टू बिकम एन आरएस ऑफिसर, है ना, यू डिसाइडेड टू क्लियर द आरएस एग्जाम, यानी कि बहुत सारी मुसीबतों के बावजूद, ऐसा नहीं कि बहुत सारी मुसीबतों के बजाय हमने आरएस को चुना, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो मुसीबतें चुन लो या आरएस चुन लो, तो हमने क्या कर दिया, मुसीबतों को तो छोड़ दिया, आरएस को चुन लिया। ऐसा नहीं है, मुसीबतों के बावजूद, यानी कि मुसीबतें तो रहेंगी रहेंगी, उसके बावजूद हमने किसको चुना, आरएस को चुना। आगे देखो, बीइंग टायर्ड स्टिल हैड टू डू सम वर्क, बहुत ज्यादा थकने के बावजूद भी उसे क्या करना पड़ा, बहुत काम करना पड़ा। देखो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ वो थक चुका है, एक तरफ वो बहुत काम भी कर रहा है, क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो क्या लिखना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा थका होने के बावजूद भी स्टिल हैड टू डू सम मोर वर्क, उसको अभी भी बहुत सारा काम करना पड़ा। समझ गए, इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, के बावजूद, इंस्टेड ऑफ क्या होता है, कि बजाय, बस इतनी सिंपल सी बात है। आगे चलो, देखो ये भी क्वेश्चन आपके पिछले साल एग्जाम में आया था, बिसाइड और बिसाइड्स। अब देखो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी कि साइड में, साइड में मतलब पास में, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, यानी कि पास में। अब देखो अगला वर्ड है बिसाइड्स, अब आपको इसमें एक बात बताता हूं, देखो बिसाइड में कितने ऐसे हैं, बिसाइड में एक ऐसे है, और बिसाइड्स में कितने ऐसे हैं, दो ऐसे हैं। बिसाइड्स में कितने ऐसे हैं, एक एस तो ये है, और इसके अलावा एक एस और है, और इसका मतलब भी पता है क्या होता है, के अलावा, क्या होता है, के अलावा, के अलावा का मतलब ये तो चीज अपने पास है ही है, इसके अलावा ये हो रहा है, यानी कि हमारे पास एक ट्रैक्टर के अलावा एक ऊंट हो रहा है, एक ट्रैक्टर के अलावा हमारे पास एक थार हो रहा है, एक ट्रैक्टर के अलावा हमारे पास एक गाड़ी और है, हमारे पास एक गाड़ी के अलावा एक दूसरी मोटरसाइकिल और है ना। के अलावा का मतलब क्या होता है कि ये चीज तो है ही है, इसके एडिशन में एक चीज और है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको यहीं ऐसे ही जोड़ के याद रख लो, जिंदगी भर याद रहेगा आपको, कभी नहीं भूलोगे। देखो मैं तो आज तक नहीं भूला, ये लिखा है बिसाइड्स, बस यहीं से पकड़ लो। एक एस तो ये लिखा है, एक एस, और एक एस ये और लिखा है, यानी कितने एस लिखे हैं, दो एस, यानी कि एक एस के अलावा एक एस और है, इसका मीनिंग ही क्या हो गया, के अलावा। और देखो दूसरा वर्ड है बिसाइड, और बिसाइड में कितने एस हैं, एक ही एस है, बस इसका मतलब क्या हो गया, बी प्लस साइड, यानी कि साइड में, पास में, बगल में, बस याद रह जाएगा आप लोगों को, बहुत सिंपल सा है। जिसमें दो एस हैं उसमें क्या है, एक एस के अलावा एक एस और है, और जिसमें एक ही एस है उसका मतलब क्या है, पास में। आगे देखो, रिहाना, रिहाना भी आई थी अपने इंडिया, रिहाना डांस्ड, राधिका, राधिका मर्चेंट, उसकी वाइफ अनंत, सॉरी उसकी अभी तो शादी नहीं हुई, अनंत की मान लो गर्लफ्रेंड, जो भी उसकी फियांसे, रिहाना डांस्ड
राधिका, राधिका के साथ में, रियाना के साथ में किसने डांस किया? राधिका ने। तो क्या लिखना पड़ेगा साथ में, मतलब उसके बिसाइड, मतलब साइड में किसने डांस किया? राधिका ने। तो क्या लिखना पड़ेगा? बिसाइड। रिहाना डांस्ड बिसाइड राधिका, राधिका के साथ में किसने डांस किया? रिहाना ने। बस आगे चलो। राधिका हैज मेनी फ्रेंड्स, राधिका के बहुत सारे दोस्त हैं अनंत के अलावा, है ना? यानी कि अनंत के साथ साथ या फिर अनंत के अलावा राधिका के बहुत सारे दोस्त हैं। बिसाइड्स क्या लिखना पड़ेगा? बिसाइड्स। राधिका है सो मेनी फ्रेंड्स बिसाइड्स अनंत, अनंत के अलावा उसके और भी बहुत सारे दोस्त हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अनंत के पास में उसके और भी बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं होता है ना। आगे चलो, देखो लिटरेचर। Why did you study at university? What did you study at university? आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा? लिटरेचर। लिटरेचर के अलावा, यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा? बिसाइड्स। और ऐसा थोड़ी का कि लिटरेचर के पास में बगल में आपने और क्या पढ़ा ना, लिटरेचर के अलावा आपने यूनिवर्सिटी में और क्या पढ़ा? बिसाइड्स लिटरेचर व्हाट डिड यू स्टडी, है ना, एट यूनिवर्सिटी। आगे चलो, देखो पीपल चूज जॉब फॉर अदर रीजंस, और भी बहुत सारे कारण है जॉब को चूज करने के। किसके अलावा? पैसे के अलावा। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में हर इंसान आरएस पैसों के लिए ही बनना चाहता है, नहीं। कुछ लोग सच में समाज की सेवा करना चाहते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट सच में समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो पैसे के अलावा भी और बहुत सारे रीजन हैं कि इस नौकरी को चूज करने के। आगे देखो, नियोन सर टीचर्स इकोनॉमिक्स, नियोन सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। किसके अलावा? एथिक्स के अलावा। तो क्या लिखना पड़ेगा? के अलावा के लिए किसमें है? के अलावा दो एस, एक एस के अलावा एक एस, और किसमें है? बिसाइड्स में। यानी क्या लिखना पड़ेगा? नियोन सर टीचर्स इकोनॉमिक्स बिसाइड्स एथिक्स, है ना, कि एथिक्स के अलावा नियोन सर और क्या पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। आगे चलो, देखो एक होता है अलोंग, अलोंग एक होता है अलोंग विद। क्या होता है अलोंग विद? अलोंग का तो मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल चलना किसी के, यानी कि किनारे किनारे पैरेलली, पैरेलल पैरेलल समानांतर से चलना। और अलोंग विद, इसमें क्या लिखा है? विद लिखा है। विद का मतलब भी क्या होता है? किसी के साथ। बस अलोंग विद का मतलब इन द कंपनी ऑफ, किसी के साथ में, है ना। आगे देखो, द ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, इज डांसिंग अलोंग विद द ग्रूम। अलोंग विद द ग्रूम का मतलब क्या होती है? कि दूल्हे के साथ कौन डांस कर रही है? ब्राइड डांस कर रही है। आगे देखो, कीर्ति, सॉरी कीर्ति नहीं, ये कृति है। कृति सनन, है ना, कृति सनन, ये वो कृति है। कृति इज वॉकिंग, कृति चल रही है किसके साथ? टाइगर के साथ। तो क्या लिखना पड़ेगा? अलोंग विद। अच्छा, ये टाइगर कौन सा है? ये टाइगर श्रॉफ है, वो वाला टाइगर नहीं है। ये क्या है? टाइगर श्रॉफ। कीर्ति इज वॉकिंग अलोंग विद टाइगर, यानी कि कीर्ति और टाइगर साथ साथ चल रहे हैं। और कहाँ चल रहे हैं? रिवर, नदी के किनारे किनारे पैरेलली। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? अलोंग, अलोंग रिवर, यानी कि नदी के साथ साथ कीर्ति और टाइगर साथ साथ नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। बस इतनी सिंपल सी चीजें हैं। आगे देखो, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का मतलब पहले, पहले कौन सा? विद लिविंग नाउन के साथ, यानी कि सजीव चीजों के साथ आता है। और देखो इन फ्रंट ऑफ निर्जीव चीजों के साथ आता है। होटल के सामने इन फ्रंट ऑफ दी होटल, मेरे सामने बिफोर मी, क्योंकि मैं क्या हूँ? लिविंग थिंग हूँ। आपके सामने बिफोर यू, है ना। हम लिविंग चीजों के सामने के लिए क्या यूज करते हैं? बिफोर। और निर्जीव चीजों के लिए क्या यूज करते हैं? इन फ्रंट ऑफ। बस आगे चलो, देयर वॉज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कैसी चीज है? निर्जीव चीज है। तो निर्जीव चीज के लिए आप क्या लिखोगे? इन फ्रंट ऑफ। देयर वॉज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी क्राउड थी। आगे चलो, हाउ डे यू स्पीक मी। मी तो क्या एक पर्सन है ना। हाउ डे यू स्पीक बिफोर मी, हाउ डे यू स्पीक बिफोर मी, मेरे सामने बोलने की हिम्मत आप लोगों ने कैसे की? आगे देखो, द पुलिस ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है लाना। पुलिस ब्रॉट द फैक्ट्स, पुलिस क्या लेके आई? फैक्ट लेके आई इन फ्रंट ऑफ द जज। जज क्या कैसी चीज है? जज निर्जीव है सजीव है? बताओ, सॉरी सजीव है निर्जीव है, लिविंग है नॉन लिविंग है? लिविंग है यार, लिविंग है तो इन फ्रंट ऑफ थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? बिफोर द जज। द पुलिस ब्रॉट द फैक्ट्स बिफोर द जज। आगे देखो, अनन्या, अनन्या कौन है? अनन्या पांडे, चक्की पांडे की बेटी। अनन्या वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। अनन्या कहाँ के बैठ गई? कार के सामने आके बैठ गई। अगला एक और पढ़ो, अनन्या वॉज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार। अब देखो दो चीजें हैं, आप हमेशा याद रखना। एक होता है इन फ्रंट ऑफ द कार, अगला है इन द फ्रंट ऑफ द कार। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, इन द फ्रंट ऑफ द कार। एक तो क्या इन फ्रंट ऑफ द कार, एक क्या इन द फ्रंट ऑफ द कार। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन द फ्रंट ऑफ द कार का मतलब कार के सामने आके बैठ गई। कार के सामने आके बैठ गई, इसका मतलब देखो ये तो आपकी कार है ना।
और ये अनन्या यहाँ के बैठ गई मान लो, है ना, ये अनन्या यहाँ के बैठ गई, तो ये तो कार के सामने आके बैठ गई, ये तो कौन सा है, ये इन फ्रंट ऑफ द कार है, ये इन फ्रंट ऑफ द कार है। लेकिन सोचो, ये कार है ऐसे, ठीक है, और ये कार की आगे की सीट है, और ये अनन्या यहाँ आके बैठ गई कार के आगे वाली सीट पे, इसको क्या बोलेंगे, इन दी फ्रंट ऑफ द कार, इन दी फ्रंट ऑफ द कार, यानी कि कार के सामने वाली सीट पे आके अनन्या बैठ गई। समझ गए आप दोनों का मतलब। देखो, इन फ्रंट ऑफ द कार का मतलब होता है कार के सामने, और इन दी फ्रंट ऑफ द कार का मतलब होता है कार के ही अंदर बट आगे वाली सीट पे। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं, देखो अगला, देखो अगला है ऑफ। ऑफ का यूज कब करते हैं, पोजीशन के लिए, पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग, किसका, सिर्फ नॉन लिविंग का। पोजीशन का मतलब होता है कि उस पर उसका अधिकार है, वो उसी की चीज है ना, पोजीशन ऑफ नॉन लिविंग। दूसरा क्या होता है, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर करके उसमें से सिलेक्शन करना, वहां भी किसका यूज करते हैं, ऑफ का, है ना। देखो ऑफ का यूज दो जगह करते हैं, पोजीशन के लिए, दूसरा सिलेक्शन के लिए। अब देखो कहाँ लिखा है, देखो बाइक्स गियर, देखो बाइक्स गियर, अगर बाइक लिविंग थिंग होती ना तो सही था, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग के पोजीशन के लिए क्या लिखना पड़ता है, ऑफ। तो क्या लिखोगे इसको, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, इसको ऐसे लिखो, गियर ऑफ बाइक। क्या लिखो, गियर ऑफ बाइक। अगला देखो, साइकिल टायर को क्या लिखना पड़ेगा, साइकिल टायर को क्या लिखना पड़ेगा, टायर ऑफ साइकिल। क्या लिखना पड़ेगा, टायर ऑफ साइकिल। क्योंकि देखो साइकिल कैसी चीज है, एक नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग के पोजीशन के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑफ लिखना पड़ता है ना। आगे देखो, पार्लियामेंट्स मेंबर थोड़ी ना होता है, क्या होता है बताओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि देखो पार्लियामेंट तो एक निर्जीव चीज है ना, उसके साथ तो क्या लिखना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर। अगला देखो, टायर ऑफ साइकिल, साइकिल का टायर। अगला देखो, गियर ऑफ बाइक, बाइक का गियर, बस। अगला देखो, बिटवीन द टू ब्रदर्स अमित इज दी टॉलर। क्या लिखा है, बिटवीन द टू ब्रदर्स अमित इज दी टॉलर। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, देखो क्या, कि जब कभी भी सिलेक्शन करना हो कंपैरिजन करके, उसमें से एक को छांटना हो कि यार ये वाला ज्यादा टॉल है, तो क्या लिखना पड़ता है, हमेशा ऑफ। तो यहाँ बिटवीन कभी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ, ऑफ दी टू ब्रदर्स अमित इज दी टॉलर। अगला देखो, ऑफ वर्सेस फ्रॉम, यानी कि ऑफ वर्सेस फ्रॉम। देखो एक होता है डाई ऑफ, एक होता है डाई फ्रॉम। डाई ऑफ का यूज कब करते हैं, जब इंसान किसी डिजीज से मर जाए, किसी बीमारी से मर जाए, तो क्या लिखते हैं, डाई ऑफ। डाई फ्रॉम कब लिखते हैं, जब वो बीमारी के अलावा किसी अन्य कारण से मर जाए, एनी अदर रीजन से मर जाए, तो क्या लिखते हैं, डाई फ्रॉम। अब देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब देखो यूपी के अंदर कल परसों एक, मतलब क्या कहेंगे, जो कुछ भी हुआ, वो डाई ऑफ है डाई फ्रॉम है, डिसाइड कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। अगर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो डाई ऑफ है, अगर हार्ट अटैक से ना मौत हो गई, किसी और कारण से मौत हुई है, तो डाई फ्रॉम है ना। तो देखो कितनी बड़ी बात है, ऑफ और फ्रॉम। अगर न्यूज़पेपर वाला लिख देना डाई ऑफ, क्या लिख दे, डाई ऑफ, वरना क्या लिख दे, डाई फ्रॉम। देखो कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। डाई ऑफ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो इंसान बीमारी से मरा है। न्यूज़पेपर वाला क्या बोल रहा है, कि ये इंसान किसी बीमारी से मरा है, तो कोई बीमारी होगी ऐसी, जानलेवा, हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, जो कुछ हो गया उससे मर गया, है ना। और डाई फ्रॉम लिखते ही पता है क्या मतलब हो जाएगा, कि साहब ये बीमारी से नहीं मरा है, ये किसी और कारण से मर गया है ना। तो सोचो देखो इतना सा लिखते ही कितना बड़ा चेंज आ जाएगा चीजों में, है ना, कितना बड़ा पॉलिटिकली चेंज आ जाएगा। समझे आप, ये प्रीपोजिशन ऐसी नहीं होती, छोटी मोटी चीजें आप इनको ऐसे समझते रहते हो, बहुत बड़ी चीज है। डाई ऑफ मतलब किसी बीमारी से मरना, डाई फ्रॉम मतलब बीमारी के अलावा किसी और किसी कारण से मर जाना। अब देखो, ही डाइड मलेरिया, मलेरिया तो क्या होती है, बीमारी होती है, तो क्या लिखोगे, ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया। देखो ही डाइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को बीमारी नहीं होती, क्या लिखना पड़ेगा, ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, या फिर ही डाइड इन एक्सीडेंट भी लिख सकते हो, बट लिखो ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, बट एक्सीडेंट से मर गया। डेंगू, डेंगू क्या होती है, डेंगू बीमारी होती है, ही डाइड ऑफ डेंगी। अगला देखो, कोविड 19, कोविड 19 भी क्या थी, बीमारी थी, ही डाइड ऑफ कोविड 19, कोविड 19 से मर गया। अगला देखो, स्ट्रेस,
स्ट्रेस परेशान होना होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? ही डाइड फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, आगे देखो ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कोई बीमारी नहीं है, ब्लीडिंग तो कॉज है मरने का कोई दूसरा बीमारी के अलावा। ही डाइड फ्रॉम ब्लीडिंग। अगला देखो जॉय। जॉय क्या होता है? खुशी। कोई इंसान खुशी से भी मर सकता है, तो खुशी कोई बीमारी तो नहीं होती है, तो क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम जॉय। ही डाइड फ्रॉम जॉय, वो खुशी से मर गया। समझ गए? आगे चलो देखो। अगला देखो मेड के साथ ऑफ भी आता है और फ्रॉम भी आता है। ऑफ कब आता है? जब कोई फिजिकल चेंज हो, यानी कि फिजिकल चेंज होके कोई चीज बनी हो, तो क्या लिखना है? ऑफ। और क्या लिखना है? फ्रॉम। फ्रॉम कब लिखना है? जब कोई केमिकल चेंज हो। क्या हो? जब कोई केमिकल चेंज हो। जैसे देखो, ऑफ लिखा हुआ भी तो छोटा सा है ना, ऑफ। और फिजिकल चेंज एक्चुअली में छोटा ही होता है, हमें साफ साफ नजर आता है। और फ्रॉम किसके साथ लिखा है? केमिकल चेंज के साथ। और मैं आपको बताऊं, केमिकल चेंज रियली में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जो हमें ना दिखती है ना समझ आती है। रात को हम दूध डाल के छोड़ते हैं, सुबह दही बन जाता है। बहुत बड़ी प्रोसेस है यार, कितना बड़ा विज्ञान है, कितनी बड़ी प्रकृति छुपी है उसके अंदर। तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? इतना बड़ा फ्रॉम, क्योंकि प्रोसेस भी इतनी ही जटिल है, तो उसके साथ लिखा है इतना बड़ा फ्रॉम। प्रोसेस बहुत आसान होती है फिजिकल चेंज की, तो उसके साथ क्या लिख दिया? ऑफ। लकड़ी से फर्नीचर बना दिया आपने, बहुत सिंपल चीज आपको दिख रहा है लकड़ी से बना हुआ है ना, तो क्या लिखते हैं? ऑफ। लेकिन वही अगर कोई कुछ और प्रोडक्ट बना दिया आपने, सोचो कुछ दो चार केमिकल को मिला के आपने बम बना दिया, तो सोचो क्या छोटी सी चीज मिलाई थी और क्या बन गया। तो क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम लिखना पड़ेगा आपको। छोटा सा हिंट पकड़ने की कोशिश करो कि केमिकल चेंज एक्चुअली में बड़े होते हैं, तो उसके साथ लिखते हैं बड़ा फ्रॉम। फिजिकल चेंज छोटे होते हैं, तो उसके साथ लिखते हैं छोटा ऑफ। है ना? आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो, कर्ड इज मेड ऑफ या फ्रॉम मिल्क। क्या होता है बताओ? केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस तो बड़ी चीज होती है, तो क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम। ऑफ को काटो। दिस टेबल इज मेड, ये टेबल तो बनी है किसकी? साफ साफ दिख रही है, छोटा सा चेंज किया बना दी, क्या लिखना पड़ेगा? ऑफ। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। है ना? आगे देखो, फ्रॉम और टू। फ्रॉम मतलब क्या होता है? कोई ओरिजिन पॉइंट, यानी कि फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। है ना? टू होता है कोई डेस्टिनेशन पॉइंट। टू होता है डेस्टिनेशन पॉइंट। और फ्रॉम होता है कोई ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। है ना? समझ गए आप? इतना सा होता है। फ्रॉम होता है कोई ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, टू होता है कोई डेस्टिनेशन पॉइंट। तो क्या देखो, फ्रॉम ओरिजिन स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां से हो, इसका मतलब आपका ओरिजिन कहां से, आप कहां से आए हो। वेयर आर यू फ्रॉम। है ना? अगला देखो, दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, यानी कि ये इसका ओरिजिन, इस क्लास का ओरिजिन या फिर इसका स्टार्ट ये कब से होगा? मंडे से। दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, और आगे चलती रहेगी। अगला देखो, ही विल गो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। फ्रॉम जयपुर यानी कि जयपुर उसका ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और खत्म कहां पे होगा? डेस्टिनेशन उसका दिल्ली है। ही इज गोइंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। बस इतना सिंपल है यार। और ये सच में, ये जो प्रीपोजिशन है ना जनरल वाली, ये इतनी सिंपल है यार बेटा। पिछली बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था बिटवीन अमंग का, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डीप, बहुत भारी भरकम मत पढ़ना, इसको इतना ही पढ़ना है। भारी भरकम चीजें जो पढ़नी है, जो मतलब आपको बहुत डीपली पढ़नी है, मैं बताऊंगा ना आपको। फ्रेजल वर्ब याद करो, आप फिक्स प्रीपोजिशन याद करो, वर्ब के साथ वाली खूब याद करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ज्यादा टाइम मत देना, इसमें इतना ही टाइम देना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीजें टाइम देने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा समय समय पे ना। आगे देखो, ऑफ। एक होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम। ऑफ होता है देखो सडन, सडन मतलब अचानक। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट भी तो अचानक होता है, अचानक। सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलग हो जाना। अचानक या फिर एक्सीडेंटली क्या हो जाना? अलग हो जाना। दूसरा क्या लिखा है देखो, फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है? नेचुरल, नेचुरल प्राकृतिक रूप से। या फिर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब हमें पता है कि ऐसा होगा। एक्सपेक्टेड सेपरेशन, अलग हो जाना मतलब प्राकृतिक रूप से, या फिर हमें जानते हुए हमें पता है कि ये अलग होगा, वो अलग होना। और देखो ऑफ क्या होता है? अचानक से अलग हो जाना। ठीक है, आगे देखो, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज होगा या फॉलिंग ऑफ द ट्रीज होगा? क्या होगा बताओ? यहाँ पे ऑफ आएगा या फ्रॉम ही रहेगा? द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज या ऑफ द ट्रीज बताओ? देखो, यहाँ पे फ्रॉम ही रहेगा बेटा, पता है क्यों? क्योंकि देखो ये नेचुरल प्रोसेस है। पत्तियां पेड़ से जड़ती हैं, पत्तियां पेड़ से गिरती हैं, पत्तियां भी बूढ़ी हो जाती है, मुरझा जाती है, नई पत्तियां आती है उनकी जगह, न्यू लीव्स आती है। तो ये पुरानी वाली गिर जाती है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम दी ट्रीज। अगला देखो, ही फेल ऑफ हिज बाइक यस्टरडे। देखो वो अपनी बाइक से कल गिर गया था। क्या गिरना कोई नेचुरल प्रोसेस है? क्या हमें ऐसा अनुमान था कि वो गिरेगा पक्का? नहीं, ये तो सडन है, एक्सीडेंटल है। तो सडन और एक्सीडेंटल के साथ क्या आता है? ऑफ। ही फेल ऑफ हिज बाइक यस्टरडे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे देखो, रीना जंप्ड ऑफ द ग्राउंड। रीना ने
जंप किया ग्राउंड से व्हेन, अच्छा ऑफ लिखा है, देखो सडन जंप किया उसने, एक्सीडेंटल, क्यों? व्हेन शी सॉ ए स्नेक, जब उसने एक सांप देखा, जब उसने एक सांप देखा तो उसने अचानक से वो कूदी, अचानक से कूदने के लिए, अचानक के लिए क्या यूज करेंगे? ऑफ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है जंप्ड ऑफ, बिल्कुल सही है। जंप्ड फ्रॉम द ग्राउंड मत लिख देना, उसका मतलब तो क्या हो गया, वो तो बहुत नेचुरल चीज है, हमें पता था कि तो कूदेगी नहीं, वो अचानक से कूदी, उसने सांप देखा यार इसलिए। शी सॉ ए स्नेक, स्नेक कहाँ देखा, बिसाइड हर या बिसाइड सर? खुद के अलावा सांप देखा है, खुद के पास में सांप देखा, बताओ। खुद के पास में सांप देखा तो क्या आएगा, बिसाइड हर, बिसाइड मतलब उसके साइड में ही सांप था, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। आगे चलो, तो परफॉर्मर, परफॉर्मर क्या होता है, परफॉर्म करता है, वो तो जादू का टाइप मान लो परफॉर्मर। जंप्ड फ्रॉम, जंप्ड फ्रॉम आएगा क्या? क्योंकि देखो फ्रॉम कब आता है, एक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, आपको पता था कि यार परफॉर्म कर रहा है ना ये रस्सियों पे इधर उधर ऐसे वैसे कूद रहा है, तो ये कूदेगा इससे। द परफॉर्मर जंप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग बिफोर द ऑडियंस, या फिर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस सजीव चीजें हैं, लिविंग थिंग्स है, तो इनके साथ आएगा बिफोर। द परफॉर्मर जंप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग बिफोर द ऑडियंस। आगे चलो, ये देखो बहुत सिंपल सा है, स्विच ऑफ द फैन, कौन सा ऑफ आता है बताओ इसमें, डबल एफ वाला, स्विच ऑफ द फैन। आगे देखो, कीप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, कीप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स का मतलब होता है कि बिजली के तारों से दूर रहो, कीप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना। आगे चलते हैं, देखो बस थोड़ा सा बचा। आगे देखो फोर, एफ ओ आर फोर। अब देखो मैंने आपको फोर, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो पढ़ाए थे, उसके मिसलेनियस में भी बताया था कि फोर का यूज किसके साथ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं, है ना। और दूसरा देखो, फोर का यूज बिकॉज ऑफ के लिए भी करते हैं, बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि। इसका यूज इसके लिए भी किसका यूज करते हैं कई बार, फोर का। एक्सचेंज मतलब 200 रुपए में मैंने एक शर्ट ली, है ना, फॉर 200 रुपीज, आई बॉट ए शर्ट फॉर 200 रुपीज, मैंने 200 रुपए दिए, एक शर्ट ली, एक्सचेंज किया, तो उसके लिए भी किसका यूज करते हैं, फोर का। बस छोटे छोटे दो एग्जाम्पल देखो, आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर फॉर द अर्जेंट वर्क, आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर फॉर द अर्जेंट वर्क, फॉर का यूज किसके साथ करते हैं, क्योंकि के लिए भी। क्योंकि देखो, आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर, मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी काम था। ये लाइट से ना आंखें ऐसी हो जाती है एकदम, बहुत बहुत यार, बहुत मुश्किल होता है ऐसे रिकॉर्ड करना और करना। आप थोड़े ना इन चीजों की अहमियत समझा करो, इतना आसान नहीं है सब कुछ कर पाना आपको जितना लगता है। आपको ये मतलब सामने से लाइट बहुत तेजी से आती है आंखों के अंदर, बड़ा मुश्किल होता है इसे देख पाना। देखो, आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर फॉर द अर्जेंट वर्क, बहुत ही अर्जेंट वर्क होने के कारण मैं लेक्चर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका, है ना। दूसरा देखो, आई बॉट दिस कार फॉर 25 लाख रुपीज, मैंने गाड़ी कितने में खरीदी, 25 लाख रुपए में, यानी कि 25 लाख रुपए दिए, गाड़ी ली, है ना। एक्सचेंज किया हमने पैसे का गाड़ी का, देखो किसका यूज किया, फोर का। आई बॉट दिस कार फॉर 25 लाख रुपीज। अगला देखो, राउंड अराउंड, अगला क्या, राउंड और अराउंड, है ना। इसमें आप बहुत गलतियां करते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो, अराउंड को बाद में पढ़ेंगे, पहले राउंड को देखते हैं। राउंड एक तो होता है मीनिंग, एक तो होता है सॉरी नाउन, है ना। एक राउंड तो क्या होता है, नाउन, इसका मतलब क्या होता है, मेरी बारी। देखो क्या लिखा है, टर्न टू पार्टिसिपेट, मतलब बारी। अब ऐसे बोलते हैं अब किसका राउंड है आगे जाने का, अब आगे जाके कौन बोलेगा अब किसका राउंड है, ऐसे बोलते हैं। उस राउंड का मतलब होता है बारी, किसकी बारी है, बस ठीक है। अगला देखो, अगला होता है राउंड, होता है एडजेक्टिव, राउंड इसका मतलब होता है गोल, राउंड शेप, राउंड फेस, किसी का चेहरा गोल होता है तो क्या बोलते हैं, राउंड फेस है इसका। ये हो गया एडजेक्टिव, उसके चेहरे की कैसी विशेषता है कि वो गोल है, राउंड है। अगला देखो, अगला राउंड होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है कि मतलब चौबीसों घंटे एकदम लगातार गोल चक्कर की तरह। आई वर्क राउंड द क्लॉक, यानी कि घड़ी के चारों तरफ ऐसे पूरा करके, घड़ी जब तक पूरा चक्कर करती है तब तक मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, है ना। राउंड द क्लॉक। अगला देखो, अगला देखते हैं अराउंड। अराउंड का एक तो मतलब होता है अबाउट या फिर अप्रोक्स, यानी कि लगभग। अबाउट या फिर एक्सप्रोस अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। अगला देखो क्या लिखा है, आई विल टेक अराउंड 20 क्लासेस, अराउंड 20 क्लासेस का मतलब मैं लगभग 20 क्लासेस लूंगा। हो सकता है 21 हो जाए, हो सकता है 22 हो जाए, और हो सकता है 19 हो जाए, है ना। तो मैंने क्या बोला, अराउंड 20 क्लासेस, ठीक है। अगला देखो, सीरियस एस्पिरेंट्स फॉर आरएस आर अराउंड 3000, आरएस के लिए जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है वो लगभग कितने हैं, वो लगभग है 3000, है ना। बस। अगला देखो, बाय द एज ऑफ, बाय द एज ऑफ का मतलब होता है कि सट कर, किनारे किनारे, पास में एकदम लगते हुए, किनारे किनारे। क्या लिखा है देखो, यूसेन बोल्ट रन्स
अराउंड द पार्क 3 टाइम्स। यूसेन बोल्ट पार्क की किनारे किनारे एकदम सट कर कितने चक्कर काटे उसने? 3 चक्कर काटे। यूसेन बोल्ट ने पार्क से सट कर एकदम कितने चक्कर काटे? 3 चक्कर काटे। अगला देखो, द मीडिया कीप अराउंड द कंगना इन मुंबई। मीडिया कीप अराउंड द कंगना इन मुंबई। देखो इस तीसरे वाले अराउंड का मतलब क्या? हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर का मतलब होता है यहां वहां कहीं भी, है ना। द कपल्स आर सिटिंग, देखो क्या लिखा है, द कपल्स आर सिटिंग अराउंड द पार्क, यानी कि अगर इतना बड़ा पार्क है उसके अंदर कपल्स को यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई जिसको जहां जगह मिल गई अपना बैठ गया, है ना। तो उसका मतलब क्या है? द कपल्स आर सिटिंग अराउंड दी पार्क, यानी यहाँ वहां कहीं भी। देखो ये अर्थ, यूसेन बोल्ट रन्स अराउंड दी पार्क 3 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। द कपल्स आर सिटिंग अराउंड दी पार्क, यानी कि पार्क में यहाँ कहाँ कपल्स बैठे हैं, ठीक है जी, हेयर एंड देयर। अगला देखो, अब इसके एग्जांपल देखो, अर्थ मूव्स अराउंड दी सन या फिर अराउंड दी सन, क्या होगा बताओ? अराउंड का मीनिंग देखो, अप्रोक्स, अप्रोक्स वाला मीनिंग निकल रहा है कहीं अराउंड का? नहीं निकल रहा है यहाँ तो। दूसरा मीनिंग क्या है? देखो हेयर एंड देयर, यहाँ कहीं भी, कहीं भी, यानी कि सूर्य इधर जा रहा है, धरती इधर जा रही है, ऐसा कोई मीनिंग है? नहीं है। देखो बाय द एज ऑफ, एकदम सट कर पास से, एकदम सट कर पास से धरती निकलती है सूर्य के? नहीं है। बस धरती तो क्या करती है, एक ऐसे चक्कर काटती है उसके चारों ओर का, है ना। किसका? सूर्य के चारों ओर का गोल चक्कर काटती है, उसकी शेप कैसी है? गोल गोल है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? राउंड आएगा, कभी भी अराउंड नहीं आता है। द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन, कभी भी अराउंड मत लिखना, क्या लिखना है आपको? द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। दूसरा देखो, मीडिया कीप अराउंड द कंगना इन द मुंबई। अराउंड द कंगना इन द मुंबई का मतलब हो गया जहां जहां कंगना वहां वहां मीडिया। अगर कंगना इधर जा रही तो मीडिया इधर जा रहा है, कंगना इधर जा रही तो मीडिया इधर जा रहा है ना। वो क्या हो गया? अराउंड, हेयर एंड देयर, जहां कंगना वहां मीडिया, बस हो गया इतना। अब आगे देखो, अब ये डायग्राम देखो, क्या आप लोगों को दिख रहा है ये डायग्राम साफ साफ? बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, ये बीचों बीच है 88, दिख गया आप लोगों को? बीचों बीच 88, फिर है ये ON ऑन, फिर है ये IN इन, बस। देखो एट का यूज कब करते हैं? बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम हो, बिल्कुल 2:30 बजे, 2:30 बजे लिखा हुआ है, 4 o'clock 4 बजे। एट नाइट का मतलब रात में, जनरल नाइट की बात हो रही है ना, जैसे एट नाइट बिल्कुल एकदम रात में जनरल। एट नून, एट सनराइज, एट डिनर टाइम, है ना। इनके साथ किसका यूज करते हैं? एट का। आगे देखो ऑन का, ऑन का यूज किसके साथ करते हैं? स्पेशली लिखा है देखो, डेज एंड डेट्स, यानी कि ट्यूसडे, संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या फिर कोई डेट हो, ऑन 26 जनवरी, कुछ भी हो, है ना, ऑन 4 जुलाई हो, ऑन न्यू ईयर हो, है ना, कोई नए साल के ऊपर, है ना, ऑन माई बर्थडे, आई विल इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे। आगे देखो, ऑन क्रिसमस डे, ऑन अगस्त, 10th of अगस्त, कुछ भी, कोई भी दिन। देखो क्या लिखा है, डेट या फिर डे हो उसके साथ किसका यूज करते हैं? ऑन का। आगे देखो इन, इनका यूज करते हैं इन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक टाइम, ड्यूरिंग ए डे, मंथ, ईयर, ऐसे, है ना। इन जनवरी, जनवरी में मैं आप लोगों से मिलूंगा, आई विल मीट यू इन जनवरी। और क्या लिखा है? द नाइट, इन द नाइट होता है ना, द रॉबर्ट्स केम इन द नाइट। और देखो इन 2009, इन 2009 आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स। इन द 1980s, इन द 1980s इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, कुछ भी लिख दो। इन द फ्यूचर, आने वाले समय में। इन द पास्ट, बीते हुए पास्ट में। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, नेक्स्ट सेंचुरी में क्या होगा? इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर। अगला देखो, इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में। इन 1947 वी गॉट फ्रीडम। इन अगस्त, कुछ भी, है ना, इनके साथ क्या आएगा? इन आएगा। एट आएगा बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम के साथ, ऑन आएगा डेज और डेट्स के साथ, बाकी के साथ क्या आएगा? इन आएगा। बस आगे चलो देखो, देखो, कटरीना विल कॉल मी मंडे। कटरीना मुझे कब बुलाएगी? ऑन मंडे। कटरीना विल कॉल मी, देखो डेट्स और डेज के साथ आता है ऑन। कटरीना विल कॉल मी, कटरीना मुझे मंडे को कॉल करेगी। कटरीना विल कॉल मी ऑन मंडे। अगला देखो, आई वर्कड इन चेन्नई, मैंने चेन्नई में काम किया कब? 2018 में, तो क्या लिखना पड़ेगा? इन 2009, 2018। अगला देखो, आई विल मीट अनन्या, आई विल मीट अनन्या, इस टुमारो के साथ क्या आएगा बताओ? टुमारो के साथ क्या आएगा? टुमारो के साथ क्या ऐसा आ सकता है क्या? आई विल मीट अनन्या ऑन टुमारो, हो सकता है क्या? आई विल मीट अनन्या, देखो इसमें क्या लिखना पड़ेगा पता है आपको? कुछ भी नहीं आएगा। आई विल मीट अनन्या टुमारो, क्योंकि देखो
आपने ये जो लिखा ना ऑन मंडे, है ना, ये देखो आपने इसको क्या बनाया, ये ऑन एक प्रीपोजिशन है, मंडे एक नाउन है, यानी कि ये तो एक प्रीपोजिशन है, ये एक नाउन है, इनको मिला के आपने बनाया एडवर्ब। क्या बनाया आपने, देखो ये अगर ये कंसेप्ट आप सीख गए ना, जो मैं आप थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो आगे लिखा है प्रीपोजिशन ऑन और पीछे लिखा है मंडे, मंडे होता है एक नाउन, किसी दिन का नाम है, इन दोनों को मिला के आपने क्या बनाया, एक एडवर्ब बनाया, एक एडवर्ब फ्रेज बनाई है ना। तो ठीक है जी, अब एक बात नोट करो, एडवर्ब फ्रेज का मतलब क्या होगा, कब, व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज। अब देखो टुमारो ये जो लिखा है ना, ये टुमारो तो ऑलरेडी एडवर्ब है, कब का रिप्लाई तो ऑलरेडी टुमारो है, कब, कल, है ना, कल का, ये ऑलरेडी एडवर्ब है। अगर ऑलरेडी एडवर्ब है तो हमें इसके आगे कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, मोदी जी केम टू राजस्थान ऑन रिसेंटली, इन रिसेंटली, एट रिसेंटली, क्या लिखेंगे, रिसेंटली ऑलरेडी एडवर्ब है, कब, कब का रिप्लाई क्या, हाल ही में, रिसेंटली ऑलरेडी क्या एडवर्ब है, तो कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी एडवर्ब होता है तो हमें कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती। आगे देखो, यू सबमिटेड योर पेपर्स इन द लास्ट वीक, इसमें बताओ क्या गलत है क्या सही है। देखो लास्ट वीक अपने आप में ऑलरेडी एक एडवर्ब है, सोचो ना कब सबमिट किए, लास्ट वीक यार, लास्ट वीक में बोलने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीक ही ऑलरेडी अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है। तो ये ना तो इन आएगा ना ये द आएगा। यू सबमिटेड योर पेपर्स लास्ट वीक, है ना। आगे चलो देखो, बाबा रामदेव वेक्ड अप एट अर्ली होता है क्या, कब उठते हैं, जल्दी, जल्दी के लिए इंग्लिश क्या होगी, अर्ली, ऑलरेडी क्या है एडवर्ब है। अच्छा आप ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो पहचान लिया एडवर्ब, हम कैसे पहचानेंगे। अरे भैया व्हेन का रिप्लाई होगा तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ऑलरेडी एडवर्ब होगा बस। अच्छा ये देखो अर्ली, कब उठते हैं, जल्दी, तो अर्ली ऑलरेडी बस रिप्लाई है। आई डू योगा ऑन एवरी डे, मैं हर दिन योगा करता हूं, मैं हर दिन पर योगा करता हूं थोड़ी होता है, एवरी डे कब योगा करते हो, एवरी डे तो ऑलरेडी क्या है एडवर्ब है, तो इसको ऑन को हटाओ, आई डू योगा एवरी डे, बस इतनी सी बात है। अब आप देखो, जब आपको नरेशन पढ़ाई गई थी ना, तो आपको एक बात बताई थी, क्या, कि देखो एक सेंटेंस देखो आप, राखी सेड टू अमित जी, अमित जी कौन से, अमित शाह, उनको किसने कहा, राखी ने, राखी ने कहा अमित जी, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। अब इसका इनडायरेक्ट बनाओ आप, ये तो डायरेक्ट लिखा गया, इसका इनडायरेक्ट बनाओ क्या होगा, राखी सेड टू का बना दिया टोल्ड, राखी टोल्ड अमित जी, कोमा का लगा दिया दैट आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट वो कौन है, राखी, उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, शी, राखी टोल्ड अमित जी दैट शी विल, तो आएगा नहीं, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, तो क्या लिखेंगे, वुड मीट यू, यू सेकंड पर्सन होता है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लिसनर कौन है, अमित जी, अमित जी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिम, शी वुड मीट हिम। अब देखो टुमारो का क्या बनाएंगे आप ये बताओ, टुमारो का क्या बनाएंगे, और नीचे मैंने चार ऑप्शन और दिए आपको, इन चारों में से देख के बता दो आप क्या बनाएंगे बताओ, द नेक्स्ट डे, ऑन दी नेक्स्ट डे, ऑन नेक्स्ट डे। देखो चलो आपको एक बात बताता हूं, नेक्स्ट डे एक एडवर्ब है, एक क्या है एडवर्ब है, और किसी भी एडवर्ब के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज सिर्फ ही सिर्फ नाउन के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ करते हैं, एडवर्ब के साथ आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बच गए दो, नेक्स्ट डे और ऑन नेक्स्ट डे। तो बेटा नेक्स्ट डे जब ऑलरेडी ही एडवर्ब है, तो हमें इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रीपोजिशन लगा के किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसको एडवर्ब बनाते हैं, और जो चीज पहले ही एडवर्ब है उसको साथ हमें कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेक्स्ट डे, है ना। तो देखो मैंने उस समय भी बताया था, बट मैंने आपको इतना जोर देके नहीं बताया क्योंकि वो बात वहां बताने की नहीं थी, वो बात यहीं बताने की थी। अब आप क्या करोगे, कॉपी के पन्ने पलटोगे और आपके दिमाग में वो बात अच्छे से क्लिक कर जाएगी, क्या, कि टुमारो का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, नेक्स्ट डे लिखते हैं, न कि द नेक्स्ट डे लिखते हैं। बहुत सारी ग्रामर की बुक्स में आपको द नेक्स्ट डे लिखा मिलेगा, जो कि गलत होता है ना। आगे चलो देखो, विद,
विद का यूज किसके साथ करते हैं? विद मतलब कंपनी, साथ में, विद मतलब साथ कंपनी। दूसरा टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ। अभी पीछे आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ। देखो, डोंट वरी यू आर विद मी, आप चिंता मत करो, आप किसके साथ हो? आप मेरे साथ हो। अगला देखो, आई रोट विद एन एप्पल पेंसिल, ये जो मेरे पास पेंसिल है ना, ये कौन सी पेंसिल है? एप्पल की। ये मेरा क्या है? टूल है। आई रोट विद एन एप्पल पेंसिल, मैं किससे लिखता हूं? मैं एक एप्पल पेंसिल से लिखता हूं। शी किल्ड हिम विद ए स्टिक, उसने उसको मार दिया किससे? स्टिक से। उसके लिए वो क्या था? एक टूल था, एक इंस्ट्रूमेंट था, उस स्टिक से उसने उसको मार दिया। है ना? बस हो गया कंप्लीट, है ना? अब देखो, जो जनरल प्रीपोजिशन था ना वो तो मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब कल हम पता है क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना? तो ये जितना मैंने आपको पढ़ा है उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना। इतना ही काम का है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए, और बाकी जो ओइंग टू डू टू वाले जैसे थे ना वो मैंने लिख तो दिए थे, बट वो ज्यादा काम के नहीं थे, तो वो मैंने आपको करवाए नहीं। क्योंकि देखो, फालतू की चीजों पे टाइम खराब नहीं करना है, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी ना। ठीक है, वो बस जस्ट उसके बारे में बताना, तो मैंने बता दिया, बाकी नहीं करवाया। कल करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और उसके बाद फ्रेजल वर्ब, एक दिन क्लास रखेंगे अलग से ना, तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देखो, रिपालाइट अपना कोर्स ले लो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखते हैं सभी सर। और आप देखना, आप कभी टेस्ट सीरीज का अच्छे से कंपैरिजन करके देखना, आप जो अपने आंसर लिखे जाते हैं उन आंसर्स को देखना, किस तरीके से कॉपी चेक की जाती है वो देखना। आप मतलब कलम के वीडियो देखना, मैं आप लोगों को बताऊं, और कुछ करो ना करो, आपके आंसर में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। और वो सभी चीजें हम ऑलरेडी, हमारे जब आंसर्स लिखते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है यार। इसके अंदर आपको कलम भी मिलेगा, वीआईपी मिलेगा, टारगेट 120 मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो सिर्फ 3000 का है, और न्यू स्टूडेंट के लिए कितने का है? 5000 रुपए का है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। क्योंकि देखो यार, 5000 क्या, मैं कह रहा हूँ 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है। कितने रुपए? 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, 5 लाख भी बहुत कम है। 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है, 5 लाख भी बहुत कम है। क्यों? देखो, अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने मान लो कोई पीडीएफ किसी टेलीग्राम चैनल से कहीं से 20 रुपए में खरीद ली, और आपने उसको कभी नहीं पढ़ा, तो 20 रुपए बहुत ज्यादा थे आपके लिए यार, वो वेस्ट चले गए आपके, कोई काम नहीं आए। लेकिन कहीं से आपने अच्छा कोर्स खरीदा, 5 लाख का, 10 लाख का, उससे बहुत कुछ सीखा, है ना? एक दो बार कोचिंग की, मान लो आपके पैसे लग गए, बहुत पैसे लग गए, टेस्ट सीरीज खरीदी, खूब पैसे लग गए, बट अल्टीमेटली आप एक एसडीएम बन गए। तो ये 5 लाख रुपए बहुत थोड़े हैं यार, 5 लाख रुपए बहुत थोड़े हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो पैसे की कीमत है ना, वो आप पे डिपेंड करती है। पैसे की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू आपकी होती है। किसी इंसान के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा है, किसी इंसान के लिए 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। पैसा तो वही है, 1 करोड़ रुपए ही है। पैसा तो 1 ही करोड़ रुपए है ना, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, किसी के लिए बहुत कुछ है। यानी कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ आप पे है। 10 रुपए भी आपके लिए एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो। 100 रुपए आपके लिए बहुत जीना मरना हो जाएगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो। और बहुत मेहनत करोगे ना, तो हजारों करोड़ों रुपए भी आपके लिए कुछ नहीं होगा, है ना? तो पैसे की कोई बहुत कीमत नहीं होती, आप ज्यादा मत सोचा करो पैसे के बारे में। पैसा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो पता नहीं लोगों ने कैसी धारणा बना रखी है, पैसा और समय ये बचाने की चीजें नहीं है, ये सेव करने की चीजें नहीं है। इनको कितना भी सेव कर लो, कर लो, मैं समय बचाता हूँ, समय समय। अरे यार, समय और पैसा आप नहीं बचा सकते हो, इनको यूटिलाइज करो, ये यूटिलाइज करने की चीजें, इनका उपयोग करो। आप कितना बचा लो, ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। इससे अच्छा इनका उपयोग करो अच्छे से, पैसे का अच्छे से उपयोग करो, अच्छे अच्छे कोर्स खरीदो हमारे यार, रिपा एडवांस, रिपा लाइट, कलम, है ना? और ऐसे देखो, समय को भी बचाओ मत, समय का भी उपयोग करो, यूज करो, सुबह से शाम पक्का होनी है, उसका अच्छे से अच्छे यूज करो, है ना? तो ये सब चीजें बचाने की नहीं होती यार, एक्चुअली में यूज करने की होती है, यूटिलाइज करने की होती है ना? तो सर देखो, आपको कैसे ज्वाइन करना है? कनेक्ट सीरीज पे जाना, और क्या करना, लेट्स कनेक्ट इट पे आप मैसेज कर देना, है ना? बस आपको ऐड कर देंगे। और देखो, हर इंसान की आप इज्जत किया करो, डेली एक्सरसाइज किया करो, कम से कम एक वीक में 4 बार किया करो, खूब घर का अच्छा अच्छा खाना खाया करो, और घर वालों से जरूर बात किया करो। घर वालों से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, जो कि आजकल एक्स हो गया है ना? सॉरी, इस पे ट्विटर पे फॉलो कर लो, जो कि आजकल एक्स हो गया है। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक क्या करो, ना अच्छा लगे डिसलाइक भी क्या करो, थोड़ा पता चले हमें भी भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको बहुत बार बताया कि क्या करो,
कोई भी वीडियो उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करो और वहां उसका स्क्रीनशॉट लेके लेट्स कनेक्ट इट पे डाल दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। ओके जी, थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।